हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद बच्चों। क्या मैं आप सभी लोगों को सुनाई पड़ रहा हूँ? जय हिंद टीपू, ब्यूटी, मयंक, बीरज, तनुश्री, रवि, ऋषिकेश। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन, प्लीज रिस्पॉन्ड मी। हेलो स्टूडेंट्स, प्लीज रिस्पॉन्ड मी। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। यस, इज इट ओके विद बच्चों? इज साउंड इज गुड? ओके, तो जय हिंद हर्षित, ऋषिकेश, अलका, आकाश। So you all are most welcome for today's lecture. I am Nagen Singh, your chemistry teacher, and today I am going to start a very important chapter, solid state. I welcome to all of you. मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। अक्षत, हर्षित, आकाश, मुझे उम्मीद है ज्योति, भरत, प्रियदर्शन, प्रणव, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग घर पे बहुत अच्छे होंगे और आपके घर वाले, आपके आस पड़ोस में सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आपके यहाँ जो भी किसी को किसी तरह की कोई प्रिकॉशनरी रूल्स या नियम चाहिए होंगे, तो स्टूडेंट्स आर ऑलवेज इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ द सोसाइटी एंड द कंट्री। तो आप सभी लोगों को चीज़ें शेयर कर रहे होंगे, अपने प्रिकॉशंस ले रहे होंगे, अपने घर वालों को बता रहे होंगे। आई स्ट्रांगली बिलीव, मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, आपके घर के सभी लोग अच्छे होंगे। गॉड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टुडेज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सॉलिड स्टेट। बच्चों, ये इट्स लेक्चर नंबर 1 इन 12th NCERT। इट्स अ फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट। और ये चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही स्कोरिंग है जेई के लिए, नीट के लिए, चाहे मेन एडवांस किसी बात करें। और 12th के बोर्ड में भी ये अच्छा स्कोर देके जाता है। ये चैप्टर ऐसा है कि आपको पता भी नहीं लगेगा और समाप्त हो जाएगा और आपके सवाल आसानी से बन जाएगा। इट इज़ सर्वगुण संपन्न चैप्टर है। इट मीन्स मिनिमम एफर्ट पे आपको सवाल बनना शुरू हो जाएंगे। इट्स वेरी ईजी। मुझे उम्मीद है कि हम सभी लोग इसको एंजॉय करेंगे और मेरे पढ़ाने के बाद आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट आएगा और कॉन्फिडेंस आएगा। इसका स्टडी मटेरियल एल्वन एस्पायर पे अपलोडेड है। आप लोगों को या तो एक्सेस दे देंगे या तो हम उस स्टडी मटेरियल को आपको शेयर कर देंगे ताकि आप हमारे साथ क्वेश्चंस ट्राई कर सकें। मैं आज के बाद जब भी क्लास लूँगा तो आपको हमेशा डीपी दे चला जाऊँगा कि आप ये क्वेश्चन को ट्राई करें, है ना। थियरी पढ़ने के लिए मैं सिर्फ एक बुक सजेस्ट करूँगा आपको, और कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप NCERT थियरी पढ़ सकते हैं, दैट विल गिव यू सफिशिएंट कॉन्फिडेंस। अभी जब मैं क्लास पढ़ाऊंगा तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कॉपी, अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठे होंगे और जैसे मैं पढ़ाऊँगा तो आप लोग मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे, ऐसा जैसे हम लोग क्लास में बैठ के रिस्पॉन्ड करते हैं टीचर को अपने। ऐसा करने से मैं हमेशा कहता हूँ कि हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसका फ़ायदा हमें होता है, टीचर को तो एक खुशी मिलती है रेसिप्रोकेट, है ना, रेसिप्रोकेट होकर के, है ना बच्चों। तो आप लोग हमें रिस्पॉन्ड करेंगे जब मैं सवाल पूछूंगा, तो आप लोग आपस में चैट नहीं करेंगे। और जब आपको बात समझ में आएगी तो आप सभी लोग यस बोलिएगा, सभी लोग बोलिएगा यस। इससे मुझे खुशी मिलेगी कि यार मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में बातें आ रही हैं। और नहीं समझ में आएंगे तो आप लोग लिखिएगा वंस मोर, तो आई विल जस्ट रिपीट दैट कॉन्सेप्ट। और अगर मैं सवाल पूछूंगा तो मैं उम्मीद करूँ आप सभी लोग फटाफट उत्तर देंगे। आप देख सकते हैं ये सारी व्यवस्था मैंने घर पे किया है, मैं अपने घर से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कोविड ने बहुत मुसीबत खड़ा किया, बहुत मुसीबत। उस सब की बातें नहीं करना है, लेकिन कहते हैं ना कि कितना भी अंधकार हो, धूम अंधकार हो, उसमें भी एक दीपक, एक रोशनी, उजाला फैला देती है। वैसे ही हमारे बच्चे हैं, ये सबको खुशियाँ देंगे और ये पढ़ाई, ये शायद एक रोशनी काम करेगा जो हम सभी लोगों को इंगेज रखेगा, पॉजिटिव रखेगा, और हम पॉजिटिव होंगे तो एनर्जी पॉजिटिव सबको शेयर करेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज के शानदार से खूबसूरत से लेक्चर में, सॉलिड स्टेट। आपको बच्चों ये एल्वन एस्पायर पे क्लासेस कर रहे हैं हम लोग। कैसे क्लास ज्वाइन करते हैं सारी चीज़ें यहाँ डिटेल दी हुई है स्क्रीन पर, आप लोग ऑलरेडी करते रहे हैं, यू नो ऑल दोज। एंड यू नो हियर स्टेप लिखा हुआ है कैसे हम इसको एक्सेस करें। नाउ
कंटेंट ऑफ द क्लास। फिर से मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं अभी अभी, तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। चलिए, आराध्या दिख रही हैं, मेरा प्यारा बच्चा अशरफ दिख रहा है, अंकित, समी, साक्षी, सभी लोग। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। इतने दिनों में नहीं बातें किया, नहीं पढ़ाया, तो थोड़ी कमी, बहुत कमी रह रही थी। चलिए, तो आज के लेक्चर में लोग पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट की व्हाट इज सॉलिड स्टेट एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। देन स्टेट्स ऑफ मैटर, आई मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स, एंड देन सॉलिड बेस्ड ऑन अरेंजमेंट, टाइप्स ऑफ सॉलिड। हम लोग चीज़ों का जो डिवीज़न करते हैं ना, ये डिपेंड करता है हम क्या सोच के डिवीज़न कर रहे हैं, है ना। तो ये जो यहाँ पे सोच रेफरेंस लिया गया बच्चों, इट्स बेस्ड ऑन अरेंजमेंट। तो मैं एक छोटे से क्विज से शुरुआत करता हूँ, और मैंने जैसा कहा, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग फटाफट रिस्पॉन्स करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरा साथ देंगे तो आपको IIT एडवांस, मेन, जेई मेन और नीट के सारे सवाल यूँ चुटकी बजाओगे और ख़त्म हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन का आंसर करिए। विच स्टेट ऑफ मैटर इज मोस्ट यूज्ड इन आवर लाइफ? फटाफट आंसर करना बच्चों। विच स्टेट ऑफ मैटर इज मोस्ट यूज्ड इन आवर लाइफ? हमारी ज़िंदगी में कौन सा स्टेट ऑफ मैटर सबसे ज़्यादा यूज होता है? चलिए बताइए जल्दी जल्दी बच्चों। सॉलिड, लिक्विड या गैस? मैं आप लोगों से सभी से बहुत जल्दी जल्दी आंसर की उम्मीद कर रहा हूँ। कम ऑन एवरीवन। आप जब आंसर करते हैं ना तो एक खुशी मिलती है, आप कनेक्ट हो जाते हैं क्लास से और अच्छा फील करते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओहो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अमन, भरत, शुभेंदु, बहुत बढ़िया, क्या बात, बहुत अच्छे। सर्वेश, बहुत अच्छे। आप सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। चलिए, मैं इसको ये हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये मोबाइल फ़ोन, ये जो स्क्रीन है मेरे सामने, ये मार्कर, ये सभी चीज़ें सॉलिड हैं, है ना। लिक्विड और गैसेस हमारे आसपास में जो हम यूज करते हैं उनकी संख्या कम है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड्स आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन आवर लाइफ। हर जगह आसपास में मैक्सिमम चीज़ें सॉलिड होती हैं। ओके, सो इसका सही उत्तर क्या हुआ? ए। आंसर इज ए। ओके, तो मेरे कई दोस्तों ने ए ही आंसर किया है। दैट्स वेरी गुड, दे आर करेक्ट। नाउ हम इस चैप्टर पढ़ने वाले हैं बच्चों। अब सॉलिड देखो, जिसको हम यूज करते हैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के लिए, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर, मार्कर, स्क्रीन, हम सभी सॉलिड हैं, है ना। तो जितनी भी चीज़ें हम यूज करते हैं तो हम उनको तभी यूज कर पाएंगे जब हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को जानते होंगे, उनकी विशेषताओं को जानते होंगे। और उनकी विशेषताएं बच्चों दो बातों पर डिपेंड करती है। पहला, वो किन चीज़ों से मिलके बने हुए हैं, उनको बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट्स। उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं? किससे मिलके बने हुए हैं? आप जिससे मिलके बने होते हैं ना, जिन चीज़ों से, इसलिए तो बात करते हैं आपकी सोच, आपका इमोशनल बॉडी, ये कितना प्रभावित करता है आपको, तो आप किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं सॉलिड के, और प्लस उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज बाइंडिंग फोर्स, जो उनको बांध के रखा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर पढ़े होंगे इन चीज़ों को। हम लोग बोलते हैं इनको एडहेसिव फोर्स या कोहेसिव फोर्स, है ना बच्चों। एडहेसिव फोर्स या कोहेसिव फोर्स, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एडहेसिव एंड कोहेसिव, ये दो चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये मिलके उस सॉलिड के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं कि वो कैसा बनेगा। और जो स्ट्रक्चर है उससे उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो किससे मिलके बना है? सॉलिड मेटल से मिलके बना है, आयोन से मिलके बना है, नॉन पोलर है, पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इन सभी के विषय में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे कमिंग लेक्चर्स में। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैसे हैं उसके, आप लोग नोट जरूर करते रहिएगा, फटाफट नोट करते रहिएगा। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बिहाफ पे ही उनके बीच का बाइंडिंग फोर्स है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, मॉडरेट है या स्ट्रॉन्ग है, ये सब डिपेंड करेगा उसके सॉलिड के स्ट्रक्चर को। और जब उसका स्ट्रक्चर बनेगा तो हम उस स्ट्रक्चर से उस सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ निकालते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी, और उन प्रॉपर्टीज़ का अपने लाइफ में यूज करते हैं। अभी आप लोग सोचो तो आजकल के पीरियड में
बॉडी कोई ऑर्गन खराब हो जाता है तो उस ऑर्गन को लोग आर्टिफिशियल चीज़ों से रिप्लेस करते हैं, आर्टिफिशियल सॉलिड से रिप्लेस करते हैं, या फिर आजकल डॉक्टर्स लोग ऑपरेशन करते हैं। आजकल तो देखो एग्जांपल भी मेडिकल वाली चीज़ों का ही मैं दे रहा हूँ, क्या करूँ, आसपास में इतनी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो है ना। तो क्या होता है कि किसी को अंदर ऑपरेशन करना हुआ पेट में, डॉक्टर्स लोग ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह यूज़ करते हैं, सॉलिड्स। तो हम जिनकी जितनी प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं उसका हम उतना अच्छा यूज कर पाते हैं। तो इन बातों को मैं फिर से समेटता हूँ आपके लिए बच्चों। सॉलिड्स कैसे हैं, वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जिनसे मिलके बना है उस पर डिपेंड करता है, और कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के ऊपर बाइंडिंग फोर्स डिपेंड करता है। ये बाइंडिंग फोर्स जो हैं उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। उस स्ट्रक्चर से हम लोग सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं, उस प्रॉपर्टीज समझने के बाद हम उसका अपनी लाइफ में यूज करते हैं। एंड सिंस वी नो दैट सॉलिड्स आर मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज इन आवर लाइफ मोर देन लिक्विड एंड गैसेस, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस चैप्टर को पढ़ने हम लोग कैसे पढ़ते हैं, जैसे आप लोग गूगल पे किसी देश का नक्शा देखते हैं, ये कोई यहाँ पे आप लोग, मैं रिक्वेस्ट करूँगा गोपी कुमार जी और मेरे बाकी मित्र जो हैं कि आप लोग और कोई बातें ना करें, हम लोग पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ब्रजेश सर दोस्त ठीक हो गए हैं आप लोगों की दुआओं से, ही इज़ नाउ ओके। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया पूरे देश में, समाज में। मैं तो उम्मीद करूँगा सब लोग ठीक हो जाएं, और ब्रजेश सर को आप सभी लोग दुआएं लगी हैं। नाउ इज़ ओके, सो लेट्स डिस्कस ऑन द टॉपिक, प्लीज़ कम ऑन। तो बच्चों मैं आपसे कहता है स्टेट्स ऑफ मैटर, तो हमें कैसे पढ़ना चाहिए। जैसे हम लोग गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो पहले हम अर्थ का नक्शा आता है, मैप, हमारी धरती माँ, फिर उससे हम लोग एशिया, फिर इंडिया, एंड देन उत्तर प्रदेश, एंड देन बनारस, ऐसे ऐसे। सिमिलरली हियर फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक और है फोर्थ वन दैट आई एम गोइंग टू शो यू, फोर्थ स्टेट। सो देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। वो स्टेट्स ऑफ मैटर क्यों हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, और आज के इस टॉपिक में हम लोग सॉलिड पे फिर चिपक जाएंगे, ठीक है। और सॉलिड भी कई टाइप के होते हैं, उन सॉलिड्स में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैटर्न पे हम लोग डिस्कशन करेंगे जो हमारे कोर्स में है, जो हमको जानना है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, तो बेस्ड ऑन बच्चों बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, so solids are of 4 types, 1 2 3 and 4 types। उनकी अवस्था के आधार पे हम सॉलिड को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला स्टेट हुआ सॉलिड, दूसरा हुआ लिक्विड, तीसरा हुआ गैस, ये सभी जानते हैं, और चौथा कौन सा है, चौथा कौन सा है भाई, यस समीर राज पांडे जी बता दिए हैं। फोर्थ वन इज, वेरी नाइस, सब लोग बताओ भाई फोर्थ स्टेट कौन सा होता है। फोर्थ स्टेट इज प्लाज्मा स्टेट, इट्स अ प्लाज्मा स्टेट। ये लेस डिस्कस्ड है हमारे कोर्स में, हमारे कंटेंट में, बट मैं आप लोगों को, मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता है ना, दे आर वेल नोन एंड दे नो मोर देन मेनी वंस, दैट्स अप्रिशिएबल। बट हमको सॉलिड, लिक्विड और गैस पे डिस्कस करना है, ठीक है बच्चों। तो अब सॉलिड क्या होता है, सॉलिड क्यों होता है, तो अपने आसपास की चीज़ों को देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सॉलिड वो है जो फ्लो नहीं करता, जो बहता नहीं है। लिक्विड और गैस वो हैं जो फ्लो करते हैं, जो मूव कर जाते हैं। क्यों ऐसा है, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड, है ना, फ्लूइड बोलते हैं। विच कैन फ्लो, जो मूव कर सकते हैं, जो बह सकते हैं। ऐसा क्यों, हम लोग इस पर आने वाले हैं। सॉलिड क्या है बच्चों, जो फ्लो नहीं करता, जो एक जगह पे डेफिनिट रिजिड होता है, जो डेफिनिट स्पेस ऑक्युपाई करता है, उसका डेफिनिट वॉल्यूम होता है, डेफिनिट साइज होता है, डेफिनिट मास होता है, राइट। प्लाज्मा क्या होता है, जो हमको थोड़ा कम आइडिया है बच्चों। जैसे सन है ना, सन, या कोई सपोज करो एटम है, मैं एटम से बात करता हूँ, ये न्यूक्लियस है, और आप देखो ये यहाँ पे उसके इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे बहुत सारे इसके ऑर्बिट्स हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन है। अब इसको गरमाएंगे हम लोग, तो गरमाते हैं पहले क्या होता है, जब हम लोग गर्म करते हैं सॉलिड से क्या बनता है, लिक्विड, लिक्विड से क्या बनता है, गैस, और गरमाएं तो क्या होगा,
गैस को और गर्म करो और गर्म करो और गर्म करो, एनर्जी तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको एटम को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। अभी कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इट ऑल डिपेंड्स कितना हम हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। अब ये जो एटम है या मॉलिक्यूल है जो पहले न्यूट्रल था वो चार्ज हो जाएगा, तो हमारे पास कोई चार्ज स्पीसीज होगा N+, और ये बाहर इलेक्ट्रॉन टहल रहे होंगे। तो यू कैन से दिस सूप ऑफ आयोन्स सराउंडेड बाई इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इसको सुपर हीटेड टेम्परेचर पे इतना ज़्यादा गर्म कर देते हैं, इतना ज़्यादा गर्म करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन से भी इस एटम को छोड़ के बाहर निकल जाता है, और ये क्या बन जाता है, आयोन। कुछ इलेक्ट्रॉन बचे भी रह सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, बट मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। आयोन embedded in a cloud of electrons, it's called plasma, it's a super heated temperature, है ना। और अभी चूंकि यहाँ चार्ज स्पीसीज हैं तो चार्ज से इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होता है। क्योंकि ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग इसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं, लेकिन प्लाज्मा स्टेट बहुत ज़्यादा उपयोगी है, इम्पोर्टेंट है। साइंटिस्ट इस पे ऊपर काम करते हैं, क्यों करते हैं थोड़ा हम आपको डिस्कस करेंगे, और आप लोगों को मैं GIF और वीडियोस दिखाऊंगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके, लेट्स सी। तो मैं बच्चों से फिर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपस में बातें ना करें, बहुत मुश्किल से हम सभी इकट्ठा हुए हैं, तो लेट्स एंजॉय द क्लास, है ना बच्चों। चलिए बच्चों ये देखो, ओह मैं थोड़ा इसको डिलीट कर देता हूँ। सी, मैं आपको GIF दिखाता हूँ सो दैट आई कैन लिटिल बिट से अबाउट दीज स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। बहुत सारे बच्चों ने शायद प्लाज्मा स्टेट पहली बार सुना होगा, बिकॉज डे टू डे लाइफ में हम इसको एक्सपीरियंस कम करते हैं। देखिए बच्चों, ये सॉलिड है, इसका एक फिक्स शेप है, ये कोई माउंटेन है, साइज है, वॉल्यूम है, ये मूव नहीं कर रहा, ये मूव है ना, फिक्स है। नेक्स्ट वन, दिस वन इज लिक्विड, ये यू कैन सी द वेव्स हियर, इट्स वाटर है जो कि इसमें मूव कर सकता है, राइट। नेक्स्ट ईयर ये गैसेस हैं बच्चों, इसमें क्या है, ये गैस इसमें दिख नहीं रहा है, पत्तियां हिल सकती हैं, मैंने GIF बनाया से प्ले नहीं कर रहा, तो ये गैस को दिखाने के लिए बनाया गया है प्लाज्मा स्टेट। ये बहुत हाई टेम्परेचर पे, ये सब मैंने GIF बनाया है, अनफॉर्चुनेटली प्ले नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। ये इलेक्ट्रॉन मूव करके बाहर आ जाते हैं और ये रिवॉल्व करता आयन्स, जैसे प्लाज्मा स्टेट। ओके, दीज आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो गैस से दिखाने के लिए पत्तियां दिखाया ताकि ये मूव करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है बच्चों, ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज मोस्ट एक्सटेंसिवली प्रेजेंट इन यूनिवर्स। कम ऑन एवरीवन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज मोस्ट एक्सटेंसिवली प्रेजेंट इन यूनिवर्स, solid, liquid, gas and plasma. Come on everyone, please answer me. Which of the following state is most extensively present in universe? I expect all of you, please answer here. Come on. इन चारों में यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट है? वाओ, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आप लोगों का जो बहुत बढ़िया जो रिस्पॉन्स है ना, ये दिल जीतने वाला है, मतलब बहुत ही इमोशनल हूँ मैं। बहुत अच्छे बच्चों। तो मैं आपको आंसर करता हूँ अब, और मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया हुआ है। इट इज़ प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट कहा था पूरे यूनिवर्स में 99% प्लाज्मा स्टेट है। ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया बच्चों। जिन्होंने गलत भी आंसर किया होगा वो सीख तो जरूर रहे होंगे कि अच्छा ये है। फिर सोचो कि हम लोग इसको डिस्कस क्यों नहीं करते हैं। हमारे अर्थ पे ये इतना नहीं है, हमारे अर्थ पे हम लोग सॉलिड स्टेट ज़्यादा देखते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे यूनिवर्स की बात किया। जो स्टार्स वगैरह हैं बच्चों, या जो नियॉन रेडिएशंस हैं, या इलेक्ट्रिक स्पार्किंग वगैरह होती है कई बार, या कई बार आप लेजर शो देखने जाते हो तो वहाँ पे उस टेम्परेचर को लोग मेंटेन करते हैं, और उसके जो पिकुलियर प्रॉपर्टीज़ हैं प्लाज्मा स्टेट को उसका यूज करते हैं। साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं, बिकॉज अब तो लोग
दूसरे ग्रहों पे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वी शुड नो अबाउट द प्लाज्मा स्टेट. इट्स मोर देन 99% प्रेजेंट इन यूनिवर्स, बिकॉज सूरज में इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो बेचारे इलेक्ट्रॉन हैं उनकी औकात नहीं है कि वो टिके रहें, वो छटक के भाग जाते हैं. सब समझ रहे हो आप, ये इसमें टिके नहीं रह पाते, वो छटक के भाग जाते हैं, और ये जब बाहर निकल जाते हैं तो बन जाता है प्लाज्मा स्टेट. ओके, मैं यहाँ पे प्लाज्मा स्टेट इन सन एटमॉस्फेयर दिखाने के लिए लेके आया हूँ, ताकि ये पता है GIF है, प्ले नहीं हो रहा है, नहीं तो आपको बहुत मज़ा आता है. वेरी सैड फॉर दिस, बट आई कैन डू एनीथिंग. तो सी जो सन है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ये पूरा ना ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन का पूरा क्लाउड है चारों तरफ, और ये आयोन्स है, इसमें कहते हैं आयोन्स का ये सूप है, जिसमें इलेक्ट्रॉन से क्लाउड में वो खोया हुआ है, एम्बेडेड है, प्लाज्मा स्टेट ऑफ द सन. तो इस सन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है. नेक्स्ट बच्चों, सॉलिड्स आर मोर एक्सटेंसिव देन एनीथिंग एल्स इन आवर लाइफ एज वी हैव सीन. हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें जहाँ पर में सॉलिड सबसे ज़्यादा हैं, तो सॉलिड के विषय में जानने के लिए हमें दो चीज़ें पढ़नी पड़ती. सॉलिड की प्रॉपर्टीज जानना पड़ेगा, राइट. और सॉलिड की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर, उन स्ट्रक्चर्स की जो प्रॉपर्टीज निकल के आती है उसके ऊपर. ओके, अब देखो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में क्या है कि ये हमारा पीरियोडिक टेबल है ना बच्चों. इस टेबल में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सॉलिड सबसे ज़्यादा हैं. लेट्स सी, ज़रा इसको ध्यान से देखना, मैं आपको यहाँ पॉइंट आउट करूँगा ताकि आपको देखो भैया, ये मरकरी है और ये ब्रोमीन कहाँ गया, ब्रोमीन. ये दोनों होते हैं लिक्विड, है ना बच्चों. अब गैस कौन कौन से हैं बताने वाला आपको. हाइड्रोजन गैस है, आपको पता ही होगा. नाइट्रोजन, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ये गैस है, और ये पूरा गैस है. जितना मेरे सारे बच्चों को ज़रूर ये बात पता होगी. इसके अलावा सब सॉलिड हैं. तो अभी हम लोग जो कह रहे थे कि अर्थ पे सबसे ज़्यादा कौन सा प्रेजेंट है, सॉलिड्स आर मोर एक्सटेंसिव, ज़्यादा फैले हुए हैं. तो भैया अगर मैं इसको अलग अलग कलर से मार्क करूं ताकि बच्चों कन्फ्यूजन ना हो, और तो भाई ये जो हमारा येलो कलर वाला है ये लिक्विड हो गया, रेड वाले हमारे गैस हैं, बाकी सब सॉलिड हैं, है ना. ओके, चलिए, सॉलिड्स आर मोर एक्सटेंसिव. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब ये कोई सॉलिड, मैं प्लाज्मा की बातें अब नहीं करूँगा, क्यों, हमारे चैप्टर हमको सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली वी हैव टू कन्वर्ज टू सॉलिड. तो प्लाज्मा को हमने छोड़ दिया, मैंने सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए उसको बताया था. तो अभी कोई दोस्त ने बोला सर प्लाज्मा को फिर से, नियोन बल्ब भी, ओके, आशीष कह रहे हैं कि सर नियोन बल्ब भी होता है क्या प्लाज्मा. यस बिल्कुल, नियोन बल्ब में भी प्लाज्मा होता है बेटा. ओके, तो अब क्या हुआ कि अगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाली चीज़ों की बात करते हैं, इस स्टार्स के टेम्परेचर की बात करते हैं, तो वहाँ पे ऐसी कंडीशन आती है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, तो हमारे नॉर्मल लाइफ में चीज़ें नहीं मिलती हैं. तो नहीं मिलती हैं तो इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे. ओके, हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस की बातें करते हैं. ये सॉलिड, लिक्विड, गैस क्यों बनते हैं, वाई, इसके दो रीज़न है बच्चों. सॉलिड, लिक्विड और गैस क्यों बनते हैं, फैक्टर्स जिनकी वजह से मिलते हैं, दो फैक्टर्स हैं, आप नोट कर लीजिए. पहला फैक्टर है बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सारे बच्चे नोट करते रहेंगे. हम लोग कोर्स ख़त्म करने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए पढ़ रहे हैं. इसको हम लोग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं. ओके, एंड दूसरा है बच्चों थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी, ये दो चीज़ें हैं जो कि किसी चीज़ के, कोई कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसके होने को प्रभावित करते हैं, क्यों कैसा होगा डिसाइड करते हैं. डिसाइडिंग फैक्टर्स दो हैं. नाउ अब ये सॉलिड, लिक्विड, गैस की कैसे बात करते हैं. देखो बच्चों, ये दोनों एक तो ये समझो एक दूसरे के अपोजिट हैं. ओके, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये मॉलिक्यूल्स को कहता है कि तुम मेरे पास आओ, कम क्लोज टू मी, क्लोज टू मी, कम 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 क्लोज टू मी. ओके, और थर्मल एनर्जी, जैसे हम किसी को टेम्परेचर देते हैं ना, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग,
उसकी वजह से पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है, पार्टिकल्स गेट एनर्जी, एनर्जी की वजह से उनमें मोशन आता है, तो मोशन की वजह से दूर जाते हैं। ओके, तो थर्मल एनर्जी पार्टिकल को दूर दूर करता है, दूर दूर करता है, जबकि इंटर पार्टिकल या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये पार्टिकल्स को पास पास लाता है। तो कितने करीब हैं या कितने दूर हैं, ये इट ऑल डिपेंड्स इन दोनों के बीच में क्या बैलेंस हुआ, कौन ज़्यादा है। अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर एंड विल क्लिंग, चिपक जाएंगे। और अगर उनके बीच में थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगा दे विल जस्ट डिपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दूर चले जाएंगे और बहुत दूर चले जाएंगे। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको बातें समझ आ रही होंगी, इनको हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं आपसे भी। तो दो फैक्टर्स हैं जो सॉलिड लिक्विड, आपसे पूछा जाए कि सॉलिड लिक्विड या गैस का होना किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो आप बोलोगे 2 फैक्टर्स, वन इज इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड अनदर वन इज थर्मल एनर्जी। अब देखो बच्चों, ये हमारा सॉलिड, ओके, ये हमारा सॉलिड, हियर इज अ लिक्विड, लेट्स डू अंडरस्टैंड वन बाय वन, एंड गैस, इनको हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। फॉर 2 फैक्टर्स, ओके, फॉर 2 फैक्टर्स, वन इज here let's have first one is force of attraction. According to third law of thermodynamics के तीसरे नियम के अनुसार बच्चों, एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर, जो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है 0 केल्विन, या टेम्परेचर कम होगा तो मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आएंगे। तो कहते हैं कि अच्छा, मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ आपसे, तो कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच में सबसे ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा, वेरी हाई होता है। अब कहो क्यों होता है, तो उनके पार्टिकल्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं, वो ऐसे हैं जिसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लगता है, उनके नेचर की वजह से। वो पोलर हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, वो आयोन्स हैं, उनके नेचर की वजह से ऐसा हुआ। तो सॉलिड में हम कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलेंगे हम लोग, वेरी हाई। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। ओके, नाउ लिक्विड में मॉडरेट होता है, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम, मॉडरेट वैल्यू। गैस में कहते हैं अगर कोई आइडियल गैस है, आइडियली गैस में कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी 0। लेकिन हमारे लाइफ में आइडियल चीज़ें तो मुश्किल से होती हैं या नहीं होती हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 तो नहीं होगा, बट इनसिग्निफिकेंट और वी कैन से नेग्लेजिबल, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। ओके, तो सॉलिड लिक्विड गैस के बीच का ये डिफरेंस मुझे समझ में आता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लेके आपको समझ में आ गया होगा। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई, तो मॉलिक्यूल्स पास पास आएगा, और पास और पास और पास और पास और पास और पास, ये चिपक जाएगा आकर के, चिपक जाएगा। जानते हैं आप, मैं बताऊँ आपको, जो 2 पार्टिकल आके ऐसे चिपक जाते हैं, ऐसे चिपक जाते हैं, बच्चों जानते हो आप, इनके बीच में रियल में कोई बाउंड्री नहीं होती है। ये पार्टिकल ऐसे नहीं होते ऐसे कि ये हमने कोई बाउंड्री खींच दिया, लेकिन एक हम लोग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ग्राफ खींचते हैं, एक इनके न्यूक्लियस के बीच में एक पर्टिकुलर दूरी के बाद डिस्टेंस के बाद वो और करीब नहीं आ पाते। कहते हैं क्यों, कहते हैं इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, उनके बीच में रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप मेरी बात को बहुत ध्यान सुनेंगे ना, तो आप साइंस को महसूस करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा, जो रियल फील करेंगे आप। ये पार्टिकल अट्रैक्शन था, ये दूर दूर थे, इनका अट्रैक्शन था, ये पास आए, आते गए, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस और पास नहीं हो पा रहे हैं, अंदर नहीं घुस पा रहे। क्यों, कि इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में रिपल्सन इतना ज़्यादा है कि वो अंदर नहीं घुस सकते, रिपल्सन हावी हो गया, तो यहाँ जाकर रुक जाते हैं, कहते हैं क्लिंग हो गए, चिपक गए जाकर के, दे क्लिंग टू ईच अदर। ये केस है सॉलिड का। तो सॉलिड दे आर इन कॉन्टैक्ट ऑफ ईच अदर, आई मीन वी कैन से उनके पार्टिकल्स के बीच में, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो और अंदर नहीं जा सकते, दे आर इनकम्प्रेसिबल, वो और कंप्रेस नहीं हो सकते। जबकि लिक्विड और गैस के बीच में इनके तुलना में स्पेस ज़्यादा होता है। अगर आपको गैस को ध्यान रखो तो गैस के मॉलिक्यूल्स, लिक्विड भी लिक्विड को आपको बहुत ज़्यादा फोर्स दोगे तो कंप्रेस कर सकते हो, बहुत हाई प्रेशर दे करके मतलब उनको कंप्रेस करोगे लिक्विड का, वो मतलब उतने ही मास के लिए डेंसिटी चूँकि लिक्विड की कम होती है कंपेयर टू सॉलिड, तो अगर हम उसको प्रेस करें तो लिक्विड क्या बन जाएगा, सॉलिड बनेगा, राइट।
हाँ, बहुत हाई प्रेशर देने के बाद गैस दे आर वेरी कंप्रेसिबल, उनको दबाओ तो गैस तो कि सिलेंडर में या कहीं गैस भरे हो तो वो कंप्रेसिबल हो जाता है तो ये सॉलिड पार्टिकल्स आर नॉट कंप्रेसिबल व्हाई, बिकॉज दे क्लिंग टू ईच अदर, कनेक्टेड है यार, इनके बीच में डिस्टेंस क्या बच्चों शॉर्टेस्ट है। तो या और गहराई समझना भी कर सकते हैं, ये उस रेंज में आ गए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्सन हावी हो गया। ओके, मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अभी कोई दोस्त कह रहे हैं सर क्या गैस को कंप्रेस करके हम सॉलिड बना सकते हैं? नॉट ऑलवेज, एक कंडीशन है बच्चों, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर आप क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़े होगे, आप पढ़ लेना आप क्रिटिकल टेम्परेचर, मैंने पढ़ाया था गैसीय स्टेट में कि अगर उसके ऊपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर हम कितना भी प्रेशर दें गैस को लिक्विड ही नहीं बना सकते हैं। तो आप इसको पढ़िएगा तो इसका आंसर होगा कि नॉट ऑलवेज, है ना दोस्त, हमेशा नहीं। चलिए अब मैं बात करता हूँ, ये फोर्स की बातें हो गई। कोई दोस्त कह रहे हैं सर आप हिंदी में पढ़ाइए, मुझे लगता है मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, अगर आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो 2-4 क्लासेस करेंगे तो हम लोग दोस्ती हो जाएगी और आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये फोर्स हुआ। दूसरी बात करते हैं हम लोग बच्चों थर्मल एनर्जी की। थर्मल एनर्जी, बच्चे डाउट पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब सीख रहे हैं। शुभेंदु जी कह रहे हैं सर एंट्रोपी एंड थर्मल एनर्जी आर रिलेटेड। बिल्कुल शुभेंदु जी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एंट्रोपी बढ़ जाती है, ठीक है, तो थर्मल टेम्परेचर ज़्यादा होगा थर्मल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो ये शुभेंदु सरकार जी कह रहे हैं कि क्या एंट्रोपी और थर्मल एनर्जी आपस में रिलेटेड हैं? इसका आंसर है बिल्कुल, ठीक है। कैसे रिलेटेड हैं? थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो रेंडमनेस बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। नाउ हम थर्मल एनर्जी पे आते हैं बच्चों। मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैं शुभेंदु दोस्त की बात मानते हुए बात करता हूँ, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पे, जो कि मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर ही 0 केल्विन, उस टेम्परेचर पे उनकी जो एंट्रोपी होती है, उनका जो मोशन रेंडमनेस का जो पैरामीटर है वो एक फिक्स वैल्यू अटेन कर लेता है, एक निश्चित वैल्यू अटेन कर लेता है, डेफिनेट वैल्यू अटेन कर लेता है। फिर बोलता हूँ अपनी बात को, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो 0 केल्विन पे उनमें ऑर्डर, उनका मोशन सबसे कम होता है, वो सबसे ज़्यादा ऑर्डर्ड हो जाते हैं, वो सबसे कम मूव करते हैं। अगर सॉलिड की बात किया जाए तो सॉलिड तो वैसे ही मैक्सिमम ऑर्डर्ड है, सॉलिड का ऑर्डर अरेंजमेंट तो वैसे ही परफेक्ट होता है, बहुत ही शानदार, नहीं रिजिड होते हैं, और उसको भी आप टेम्परेचर घटा घटा के 0 पहुंचा दिया। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो रेंडमनेस शो करेगा, थर्मल एनर्जी, मोशन, डिसऑर्डरनेस, है ना। अब टेम्परेचर कम किया आपने, उसकी थर्मल एनर्जी कम हो गई, घटा टेम्परेचर उसको 0 कर दिया। ये तो यार बहुत गलत बात नहीं है। सॉलिड आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हमको छोड़ दो, बख्श दो, आपने बख्शा ही नहीं। एक तो सॉलिड कह रहा भैया वैसे ही हमारा मोशन कम होता है, और दूसरा उसको आपने 0 केल्विन पे ले आए, तो इसकी वजह से उसकी एंट्रोपी मिनिमम वैल्यू, कहते हैं उसकी एंट्रोपी को हम 0 मान लेते हैं, इसको रेफरेंस मानते हैं, रेफरेंस। इसकी एंट्रोपी को हम लोग एस फॉर एंट्रोपी बच्चों, मतलब इसकी थर्मल एनर्जी, सॉलिड की थर्मल एनर्जी को मिनिमम मानते हैं। बट ये तभी होगा जब सॉलिड कैसा होगा बच्चों, परफेक्ट सॉलिड होगा, जैसे ये आइडियल गैस था। आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होगा, तो वैसे ही अगर परफेक्ट सॉलिड होगा तो उसकी एंट्रोपी, उसकी थर्मल एनर्जी 0 केल्विन पे, एट टेम्परेचर 0 केल्विन पे 0 डिफाइंड की गई है। कुल मिला के अभी हम ये समझ सकते हैं कि थर्मल एनर्जी सॉलिड्स की सबसे कम होगी, लिक्विड की मॉडरेट होगी, और गैस की वेरी हाई होगी। बच्चों आपको मैदा बताऊं मैं तो मिटा दिया जाए। मुझे उम्मीद है आप लोग नोट कर रहे होगे। यस मेरे प्यारे बच्चों, ओके गुड। सो यस मैं आपको मैदा बताऊं कि जिसमें थर्मल एनर्जी होगी चाहे वही फ्लो करेगा, थर्मल एनर्जी की वजह से ही मोशन आता है, वो मूव करेगा, फ्लो करेगा। तो आप देख सकते हैं लिक्विड में और गैस में थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि नहीं, और टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा थर्मल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। क्लास में कोई परफ्यूम ला के आता है,
वो क्लास में एंट्री मारेगा तो उसकी बदबू जो है क्लास के दूसरे कोने तक फैल जाती है, तो वो क्या हुआ, उसके जो गैस पार्टिकल्स हैं मूव करके चले गए, है ना। लेकिन अपने अपने जेब में वो अगर सेब रख के आया हो, एप्पल, तो ऐसा नहीं कि उसके जेब का एप्पल छटक के दूसरे कोने तक चला गया, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज उसकी एंट्रोपी क्या है बच्चों, 0। आइडियली लिक्विड ये भी फ्लो करेंगे बिकॉज ये मॉडरेट है ना। मैं यहाँ फोर्स की बात कर रहा था, फोर्स इसमें वेरी हाई, इसमें फोर्स मॉडरेट, और इसमें आइडियली फोर्स कितना बच्चों, 0। गैस एक ऐसा है जिसमें दोनों ही मॉडरेट हैं, गैस फ्लो करेगा, क्यों, क्योंकि गैस में एंट्रोपी है। ये भी मैं आपसे भी कहा था कि गैस और लिक्विड इनको हम, ये दोनों फ्लो करते हैं, इनको हम फ्लूइड बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि क्यों फ्लो करते हैं, बिकॉज दोनों के पास एंट्रोपी है। सॉलिड आर नॉट फ्लोइंग बिकॉज दे हैव आइडियली एंट्रोपी 0। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, लिक्विड में खास बात क्या है, ये सब बातें नोट करते रहिएगा। ये दोनों फ्लो क्यों करते हैं, बिकॉज दोनों में थर्मल एनर्जी है या एंट्रोपी है। सॉलिड क्यों नहीं फ्लो करता है, बिकॉज सॉलिड में, ये आपके बोर्ड में भी आ सकता है और जेई में, नीट में भी आ सकता है, एडवांस लायक तो नहीं है ना। ये अमन विश्वकर्मा जी कह रहे हैं एंट्रोपी क्या है। बेटा मैंने ये 11th क्लास थर्मोडायनेमिक्स में वो डिटेल में पढ़ाया है, अगर आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप प्लीज़ उसको पढ़ लीजिए, 11th का कंटेंट, ठीक है। हम लोग भी 12th की क्लास कर रहे हैं, इसलिए उन बातों पे जो बहुत तो फोकस नहीं कर पाऊंगा। बस मैं आपसे कहूँगा जो जितना रैंडम मोशन करेगा, मैंने एंट्रोपी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है, तो आप उसको ज़रा देख लीजिए बेटा, ठीक है दोस्त। लिक्विड अपने पूरे परिवार को पकड़ के रखा है, क्यों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट है और थर्मल एनर्जी भी मॉडरेट है, पकड़ के रखा और बह रहा है। अब ध्यान समझना, सॉलिड अपने परिवार को पकड़ के रखा है, ऐसे मूव नहीं कर रहा है, ऐसे पकड़ एक जगह स्थिर है। लिक्विड पकड़ के रखा है और मूव कर रहा है। जैसे पानी फ्लूइड है, उसको गिराएंगे तो पानी गैस की तरह छोड़ के नहीं भाग जाता, वो परिवार सहित बहता है, कहता आओ बहनी बहें। पानी के पूरे पार्टिकल एक साथ मूव करते हैं, ये फ्लूइड है। लेकिन गैस में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0, इसके पार्टिकल एक दूसरे का साथ छोड़ के उड़ के भाग जाते हैं। मेरी बात समझ आई आपको। लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड हैं। लिक्विड सबके साथ, बिकॉज ऑफ हैविंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे मूव अलॉन्ग विद इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, सबके साथ मूव करता है। लेकिन गैस छोड़ के मूव करता है, ये इंडिपेंडेंट मोशन करता है ना। जो कि गैस इंडिपेंडेंट मोशन करता है, भाग जाता है, इसलिए गैस का डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। ये परिवार को लेके चलता है, इसलिए इसका निश्चित वॉल्यूम होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। गैस का फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है ना। और चूंकि ये मूव कर जाता है इधर उधर, इसलिए इसका फिक्स शेप नहीं होता। इन दोनों का फिक्स शेप नहीं है, ये कैसे कैसे जहाँ मूव कर जाएंगे उसका शेप बदल जाएगा। सॉलिड मूव नहीं करता, रिजिड है, इसलिए इसका फिक्स शेप होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो बच्चों मैं जल्दी से आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ कि सॉलिड लिक्विड गैस होने के 2 महत्वपूर्ण कारण हैं, आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। एक है इंटर पार्टिकल या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरा है थर्मल एनर्जी, राइट। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए सॉलिड रिजिड होते हैं, वो मूव नहीं करते, राइट। अब वो इतने पास आ जाते हैं कि वो और पास नहीं आ सकते, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस उनके बीच में, और इसलिए वो इनकम्प्रेसिबल हैं, इसलिए उनका वॉल्यूम फिक्स होता है और उनका एक डेफिनिट शेप है, डेफिनिट साइज है। जबकि लिक्विड में वो मूव कर सकते हैं, बिकॉज उनमें एंट्रोपी है, इसलिए उनका फिक्स शेप नहीं है। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, तो लिक्विड के फॉर्म में उसको हम और कंप्रेस नहीं कर सकते, और प्रेशर बढ़ाएंगे तो लिक्विड से क्या बन जाएगा, वो सॉलिड, तब उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो इनकम्प्रेसिबल, है ना, उस पर्टिकुलर स्टेट में। गैस पार्टिकल्स आर कंप्रेसिबल बिकॉज इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। आइडली इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, टेंड्स टू 0, नेग्लेजिबल। थर्मल एनर्जी और फोर्स दोनों उल्टा काम करते हैं, फोर्स पास लाता है, थर्मल एनर्जी दूर करता है। लिक्विड और गैस को हम लोग फ्लूइड बोलते हैं, बिकॉज बोथ कैन फ्लो। लिक्विड पूरे परिवार के साथ फ्लो करता है, बिकॉज दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अटैचमेंट है परिवार से इसका, लिक्विड का। गैस का किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है, इसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है गैस को, ये छोड़ के भाग जाता है, इसलिए इसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है, फिक्स शेप नहीं है, फिक्स साइज नहीं है,
ओके, ये कंप्रेसिबल है, इसकी एंट्रोपी रेंडमनेस बहुत ज़्यादा है। ओके बच्चों, चलिए, अच्छा मैं आप लोगों के लिए GIF तो लेके आया हूँ, बट आज ये पहली क्लास है और ये कभी कोई GIF धोखा दे रही, मुझे चल नहीं रही है। लेट्स सी, मैं वीडियोज़ लेके आया दोस्तों कि चले और मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ, समझा पाऊँ अच्छे से। अगली क्लास में और कोशिश करेंगे तो बेहतर बनाने की। लेट्स सी, देखो बच्चों आज चल रहा है, ओह ब्यूटीफुल। गैस है बच्चों, गैस में इसका शेप फिक्स नहीं होता, ये दोनों फ्लो करते हैं। देखो इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलेंगे, जबकि सॉलिड रिजिड है। देखो है ना, ये फ्लो कर रहा है, ये परिवार के साथ फ्लो कर रहा है, एंड इट कैन फ्लो इंडिपेंडेंटली। सॉलिड्स आर रिजिड। ओके, मुझे उम्मीद है आप लोगों को याद हो गया होगा। ओके बच्चों, फ्लूइड एंड सॉलिड स्टेट, जो फ्लो करे वो फ्लूइड है और जो फ्लो ना करे वो सॉलिड है ना। लेट्स सी हियर, अब देखो ये कितना खूबसूरत है यार बच्चों, मज़ा आ रहा है, ताली बजा दो यार, क्लैपिंग, वाओ वंडरफुल है ना, मैं खुद ही बहुत खुश हो रहा हूँ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब देखो ये कंटेनर में ये गैस बंद है, ये अपना उधम को मचाया हुआ है। अभी कोई दोस्त बोल रहा था एंट्रोपी थर्मल एनर्जी क्या है। मित्र देखो इसकी एंट्रोपी ज़्यादा है, थर्मल एनर्जी ज़्यादा है, भागा जा रहा है या इधर भाग रहा है ना दोस्त। तो आप ऐसे बस सिंपली समझ सकते हो। और डिटेल में पढ़ने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा डिवोट समझाया है थर्मोडायनेमिक्स में, आप उसको देख सकते हो दोस्त। लिक्विड हुआ देखो, यहाँ तक पानी भरा है बच्चों, इसमें ये यहाँ तक पानी भरा है, तो इसको छोड़ के ऊपर नहीं जा पा रहा है। ये देखो गैस देखो ये भाग रहा है, ये सुख दुख से ऊपर उठ चुका है, परिवार छोड़ के भाग रहा है, लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल इसी के अंदर कन्फाइंड है, इसको छोड़ के मूव नहीं कर। बोथ आर मूविंग, बोथ आर फ्लूइड, बट वन बियॉन्ड बाउंड्री, वन इज विद इन बाउंड्री। और ये सॉलिड देखो, मैंने कहा कि 0 केल्विन पर, थैंक यू बच्चों, आप लोग जब अप्रिशिएट करते हो तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। और मैं सही बताऊं, इस क्लास को सफल बनाने में बहुत लोग मेहनत किए हैं, बहुत लोग मुश्किल से, मतलब डेयरिंग स्टेप, एडवेंचरस स्टेप उठाए हैं। ये कहाँ से पूरे सामान ढूंढ के मेरे घर पहुंचाए हैं, हम लोगों ने सेटअप लगाया है, बहुत हेल्प किया है ताकि आप लोग पढ़ सको और हम आपकी हेल्प कर सकें। तो अगर आप लोग समझ रहे होगे तो ये सारी मेहनत सफल, मज़ा आ गया है ना। चलिए तो बच्चों देखो सॉलिड में एक खूबसूरत बताऊँ आपको, 0 केल्विन पर सॉलिड की एंट्रोपी 0, सॉलिड का ऑसिलेशन नहीं होगा, वो फिक्स होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें थर्मल एनर्जी आएगी, थर्मल एनर्जी आएगी, तो क्या सॉलिड में थर्मल एनर्जी आएगी तो क्या वो मूव करके भाग जाएगा लिक्विड की तरह, गैस की तरह, ये समझना आप, अभी मैं डिस्कस करता हूँ। जब तक वो सॉलिड रहेगा तो एक फिक्स बाउंड्री में रहेगा, क्योंकि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि कुछ टेम्परेचर है, 0 नहीं है, तो उसके पार्टिकल अपने ही जगह पर ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सॉलिड पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग्स, they are having movement at their fixed position about their mean position, जिसके अबाउट ये हिल रहा है ना, घूम रहा है ना, उसको मीन पोजीशन बोलते हैं। सॉलिड लिक्विड की तरह से छोड़ के नहीं भाग जा रहा है, और लिक्विड गैस की तरह नहीं भाग जा रहा है, क्योंकि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड को छोड़ के भागने नहीं दे रहा है। ठीक, मैं इस बात को बताऊँ आपको, अगर इसको गरमाएंगे हम लोग तो और गरमाएंगे और गरमाएंगे तो थर्मल एनर्जी को बढ़ाएंगे। थर्मल एनर्जी मतलब उसको दूर करेंगे, वो बढ़ते बढ़ते इतना हो जाए कि वो फ्री मूव करने लग जाए, है ना, तो क्या बन जाएगा, लिक्विड। जिस टेम्परेचर पे सॉलिड के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम हो जाए कि वो लिक्विड के रेंज में आ जाए, है ना, या उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थर्मल एनर्जी के कंपेरेबल हो जाए। हम गर्म करते हैं तो हम थर्मल एनर्जी को बढ़ाते हैं, और थर्मल एनर्जी बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे। ठीक है, मैं आपको इधर समझाता हूँ। देखिए ये सॉलिड के, हाँ बच्चों देखिए मजे लेते हैं हम लोग। देखो ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, राइट, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। हमने जो गर्म किया, इनको हम दूर किए, थोड़े दूर होंगे तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगा। अब ये सॉलिड क्यों है, क्योंकि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और थर्मल एनर्जी कम है, इसलिए सॉलिड है। अगर ये जो ज़्यादा है वो कम होने लग जाए और जो कम है वो बढ़ने लग जाए
सॉलिड से क्या बन जाएगा, लिक्विड। भाई हम कह रहे हैं जो बच्चा अभी नंबर किसी वजह से कम पाता हो और उसी क्लास के बच्चा टॉप कर रहा है, बहुत ज़्यादा नंबर पा रहा है, वो ये सोचे कि मैं क्यों कम पाता हूँ। क्या वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, वो टीचर्स की बात को बहुत मानता है, वो बहुत मस्ती से पढ़ाई करता है, वो अच्छी नींद लेता है, वो अपने टाइम को कहीं और वेस्ट नहीं करता, वो सारी हैबिट्स वो टीचर जो कहते हैं सवाल बनाने के लिए फॉलो करता है, वो सारी हैबिट्स को अगर वो सीख ले, फॉलो करे, तो वो भी उसकी तरह हो जाएगा, वो भी टॉप करेगा। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, अपनी ज़िंदगी में शुरुआत में लोग बहुत ख़राब किए और अपनी कमियों को नोटिस किए, इम्प्रूव किए और शानदार सफल हो गए। नहीं हो जाएगा बिल्कुल। भाई सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, थर्मल एनर्जी कम, है ना। तो अगर हम गरमाएंगे इसको तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा और थर्मल एनर्जी बढ़ेगा, और ऐसा होने से क्या बन जाएगा, लिक्विड। जिस टेम्परेचर पर ये घटना घटती है उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। कहते हैं सॉलिड जो है पिघल गया, मेल्ट कर गया। तो मेल्टिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर, पॉइंट इसलिए बोले ना, ग्राफ में वो पॉइंट नज़र आता है, उसको देखेंगे तो जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उस टेम्परेचर क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। अब लिक्विड को आप और गर्मा दो, लिक्विड में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, थर्मल एनर्जी भी है। अब इसको और गर्माओ, गर्माओ, टेम्परेचर दो, इसको गर्म किया आपने, टेम्परेचर दिया, और इसको आप इतना गर्म कर दो कि इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है टेंस टू 0 हो जाए। मतलब क्या बन जाएगा, ये गैस। तो इतना गर्मा दोगे थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा। तो जिस टेम्परेचर पर ये घटना घटती है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, लिक्विड का, और मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है बच्चों, सॉलिड का। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिएगा आप मेल्टिंग पॉइंट में क्या कर रहे हैं, सॉलिड के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कमज़ोर कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं। आप मेल्ट करने में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर कर रहे हैं। तो जिस सॉलिड के बीच में, जिस सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग, उसको उतना ज़्यादा गरमाना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात आप। हम लोग मेल्ट कैसे करते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, आप लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है। संगीता, हर्षित, निखिल, अभिषेक, शुभेंदु, अर्चना, समीर, मनु, योगेश, मैं थोड़ा पढ़ाने में मस्त हो जा रहा हूँ। आदित्य, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे। तो मुझे उम्मीद है आप लोग सीख रहे होगे। मैंने क्या बताया, जिस सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा लगता होगा, अब कितना लगेगा ये डिपेंड करता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कैसे हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास में। लेकिन आप लोग अभी इसको नोट करते जाइए। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा लगेगा उसको हमें उतना ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, मेल्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड। ओके, ये हमारी बात हुई। दूसरी बात, जिस लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, तो अगेन हमें उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को 0 के रेंज में लाना है, उसको हमें उतना ज़्यादा गरमाना पड़ेगा, है ना। भाई बीमारी जितनी तगड़ी होगी तो हमें उसका इलाज उतना तगड़ा करना पड़ेगा। ये बीमारी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड न बनने के लिए रोक रहा है ना। वैसे लिक्विड और गैस बनने से रोक रहा है। जिस लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उसको हमें उतना ज़्यादा गरमाना पड़ेगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा हो जाए, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इज नथिंग बट टेम्परेचर। So if liquid has more force of attraction, so it's required higher temperature, means higher boiling point. Okay, now let summarize it. इसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत मज़े ले रहे होगे, सीख रहे होगे। मज़ा आ रहा है बच्चों? बोलो भारत माता की जय। थोड़ा आप लोगों की एनर्जी देखते चलूँ मैं। गाँव वालों, मैंने क्या बोला, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली, मेल्टिंग पॉइंट किसका देखते हैं, सॉलिड का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉलिड, है ना। और बॉइलिंग पॉइंट किसका था बच्चों, लिक्विड का। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स, लिक्विड कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। बिंदु क्या कह रहे हैं भाई, इज देयर एनी पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट द के बाद मुझे दिख ही नहीं रहा है शुभेंदु। अच्छा, एट द टाइम ऑफ सब्लिमेशन,
सब्लिमेशन सॉलिड का गैस बनना है बेटा, वो ग्राफ खींच के हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, ओके बेटा। हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं, या मैंने बताया होगा आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में, वहाँ देखिएगा तो वहाँ हम लोग उसको समझते हैं। एक तीनों फेज वहाँ मीट करते हैं ना, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, या सॉलिड और गैस जब इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है बेटा। बाय द वे हम इसकी चर्चा करते हैं। जैसे देखो, आप पानी और पेट्रोल की बात करो, वाटर और पेट्रोल की बात करो, बिंदु जी मैंने क्या बताया आपको, कह रहे हैं कि सर क्या कोई टेम्परेचर है ऑफ टाइम ऑफ सब्लिमेशन? बिल्कुल है बेटा, तुम्हारे क्वेश्चन आंसर बिल्कुल है, उसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ओके, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे सॉलिड पे चले जाना है, ठीक है। तो मैं क्या बताया था आपसे कि जैसे वाटर है, वाटर और पेट्रोल, तो वाटर के मैंने कहा जिसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा लगेगा उसमें बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। मैं आपसे पूछूं, बताओ वाटर और पेट्रोल में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? जल्दी बताओ बच्चों। एक बात तो तय है, जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके में ज़्यादा है बताओ, कम ऑन टेल मी एवरीवन। बताओ भाई, वाटर और पेट्रोल में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? कम ऑन एवरीवन। गुड, बहुत अच्छे। तो 30 सेकेंड और 30 सेकेंड्स, कम ऑन बच्चों, फटाफट आंसर फेंको। गुड, बहुत बढ़िया। तो वाटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जानते हो क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। जबकि पेट्रोल बेचारा, ये तो हम लोग, मैंने इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा ना, बहुत ही ऑब्जर्व करते हैं हम लोग लाइफ में। पेट्रोल कहीं देखो गिरा होता है तो उसका वेपराइजेशन होता रहता है, नहीं, वो बहुत वोलेटाइल है। क्यों? जानते हो, ये हाइड्रोकार्बन है। ऐसा नॉन पोलर। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना तेज या कमज़ोर लगता है, वो उसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल पर डिपेंड करता है जिनसे मिलके बना है वो। ये किससे मिलकर बना है? पेट्रोल हाइड्रोकार्बन से। कैसे हैं? नॉन पोलर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। पानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रहा है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें OH बॉन्ड है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे चले गए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने बताया सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में जो फ़र्क है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, उसकी वजह से अगर उसको हम ब्रेक करते हैं तो सॉलिड से लिक्विड बनेगा और लिक्विड से गैस, है ना। तो इसको हम लोग सॉलिड से लिक्विड बनने को मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे और लिक्विड से गैस बनने को बॉइलिंग पॉइंट। जिस सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसका फिक्स्ड पोजीशन है, ये रिजिड है, ये और अंदर नहीं घुस सकता। वही मैं जो आपको इलेक्ट्रॉन वाला कह रहा था, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत तगड़ा हो रहा है, इसलिए इसका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम है इसका सॉलिड का। ये अपने पोजीशन पे ऑसिलेट्स करते रहते हैं। ऐसा GIF वीडियो देख के बहुत मज़ा आता है, नहीं लगता है यार सीख गए हम तो। मुझे उम्मीद है आप लोग सीख रहे होंगे। कि अशरफ कह रहा है कि सर लंडन फोर्सेस आर वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मुझे नहीं पता ये पूछ रहा है कि बता रहा है। तो अशरफ बिल्कुल, अगर तुम्हारा स्टेटमेंट सही है, ओके। चलो नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम लोग क्लासीफाई करना सीखते हैं। कैसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं? तो बताया मैंने आपको सॉलिड लिक्विड गैस का जो डिवीजन था अभी, ठीक है, और उसका रीज़न और उसमें उनकी प्रॉपर्टीज। सॉलिड रिजिड होते हैं, सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम है, सॉलिड अपने पोजीशन पे ऑसिलेट्स करते हैं, सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल, गैसेस आर कंप्रेसिबल, है ना। ये सारी प्रॉपर्टीज, ओके। तो देखो यहाँ पे इंटर पार्टिकल, ओहो हो कितना खूबसूरत है। देखो बच्चों, ये इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाया जा रहा है। ये देखो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा बढ़ा बढ़ा, करीब 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 आया, एकदम चिपक गए, सॉलिड बन गया। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, दूर दूर हैं, दूर दूर हैं तो शुरू में गैस पार्टिकल्स हैं, दूर दूर हैं। कितना खूबसूरत है ना। ये पास पास आ रहा है, पास पास आ रहा है, पास पास आ रहा है। ये मिडिल रेंज में लिक्विड की तरह बिहेव करेगा, और पास आया और पास आया और पास आया, चिपक गया, अब ये सॉलिड बन गया, है ना बच्चों। तो ये थर्मल एनर्जी एंड इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों मिलके स्टेट्स को डिफाइन करते हैं कि सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दिखाया जा रहा है।
मुझे उम्मीद है आप लोगों के दिमाग में पूरी तरह बैठ रहा होगा कि अच्छा ये ऐसा होता है। गुड। देखो दूर दूर है गैस पार्टिकल, थर्मल एनर्जी ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। पास पास आए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ने लगा, थर्मल एनर्जी भी है इसके पास, लिक्विड और पास आए, चिपक गए और चिपक के हिलेंगे, सॉलिड बन गया। उम्मीद है आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखो ये थर्मल एनर्जी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये जो गैसियस पार्टिकल हैं ये ड्रूम और तेज़ी से मूव करेंगे। जो दोस्त इसमें हमसे पूछ रहे थे कि सर एंट्रोपी क्या है, रैंडमनेस क्या है, उनको शायद पूरी तरह समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ टेम्परेचर रेड वाला ऊपर जा रहा है बच्चों, इनका मोशन बढ़ रहा है। देखो रेड वाला ये ऊपर जा रहा है, ये मोशन भागा तेजी से, है ना। ये मोशन नीचे हो जाएगा, ये जब ये टेम्परेचर कम होगा तो ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी। मज़ा आ रहा है बच्चों आप लोगों को? देखो ये लाइव क्लास का अपना एक अलग एंजॉयमेंट है। समीराज पांडे जी एक कह रहे हैं कि सर जब दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा? तो लिक्विड होगा यार, और लिक्विड बहुत सारे रेंज का होता है ना बेटा। ये थोड़ी कि लिक्विड मैंने बताया पानी है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर अलग अलग हो जाएगा, बट वो सब लिक्विड के रेंज में रहेगा। ठीक समीराज दोस्त, चलिए आपको मैं और दिखाऊं, ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। देखो यहाँ बच्चों ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा रहा है, थर्मल एनर्जी, ये उसका बिहेवियर। अभी क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो ये अभी जो पूछ रहा था, ये समीराज के सवाल का वीडियो में जवाब देखो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ रहा है, मैं और देखना आप, ये देखो बढ़ेगा, जब दोनों बराबर हुए तो लिक्विड हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, रेड वाला बढ़ रहा है, रेड वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ब्लू वाला जो है ये थर्मल एनर्जी, ये घट रहा है बढ़ रहा है। पार्टिकल देखो पास आ रहा है, ओहो पार्टिकल पास आ रहा है, क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है और थर्मल एनर्जी घट रहा है, ये देखो सॉलिड बन गया। क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, थर्मल एनर्जी यहाँ जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जीरो नहीं है, और टेम्परेचर है इसलिए देखो वाइब्रेट कर रहा है अपनी जगह पर, ओहो ऑसिलेट कर रहा है। वाह वंडरफुल यार, क्या हो गया ये? सॉलिड। फिर से देखो आप लोग, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रेड वाला, ब्लू वाला थर्मल एनर्जी, पार्टिकल दूर दूर है, क्यों? थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। क्या है ये? गैस भाग रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, दोनों इक्वल हुए, कंपेरेबल हो गए, क्या बन गया है? लिक्विड। अब ये ऊपर नहीं उड़ रहा है, एक बाउंड्री में है, क्या हुआ ये? लिक्विड। वंडरफुल, वाओ। ये देखो लिक्विड मूव तो कर रहा है लेकिन एक बाउंड्री, कन्फाइंड बाउंड्री में। फोर्स अट्रैक्शन बढ़ने लगा, पार्टिकल पास आ रहे हैं और पास आ रहे हैं और पास आ रहे हैं और पास आ रहे हैं, ये देखो पास आया, यूब देखो सॉलिड बन गया। लेकिन यहाँ भी थर्मल एनर्जी है क्योंकि टेम्परेचर इज नॉट 0 केल्विन, तो ये मूव करेंगे अपनी जगह पर, ऑसिलेट करेंगे। यू कैन सी, वंडरफुल वंडरफुल। मज़ा आया बच्चों? बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं? अब तुम लोग अपने से एक दो बार इसको देख लो ताकि दिमाग में पूरी तरह बात फिट हो जाए कि तो मतलब अगले जन्म में जब तुम पैदा हो तब भी तुम्हें इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स और थर्मल एनर्जी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं छोड़ दिया हूँ ताकि एक दो बार आप लोग देख लें, ताकि इसको अपने इम्बाइब कर सकें, पचा सकें। अच्छा हाँ ये हो रहा था, गॉट इट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, बहुत बढ़िया। आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हो तो मुझे और अच्छा कोशिश करने का प्रेरणा मिल रहा है। वाह, चलिए हम लोग अगले कंटेंट पे चलते हैं बच्चों। मुझे उम्मीद है आप लोग देखो ये दोनों कंपेरेबल हुए और लिक्विड बन गया नहीं और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ा दिया, अभी रोका हुआ है ताकि बच्चे समझ सकें। ये खींचेगा, रेड वाला को दे दो, खींचा उसको, ये पास आए और पास आएंगे और धीरे हिट बन जाएगा। ये देखो, ठीक है। चलिए अब आप किसी को समझाओगे ना तो आप उसको ऐसे समझाओगे जैसे आप देख रहे हो ना। जैसे कई लोग मेरे गांव में कहते हैं, थोड़े बुजुर्ग टाइप के हैं, कि गांधी जी थे ना, वो अंग्रेज आए तो ऐसे कुकड़ी मार के बैठ गए। वो ऐसे बोलते हैं जैसे कि वो गांधी जी को देखते हैं और देख रहे थे अपने टाइम में, जबकि वो ऐसा हुआ नहीं था। तो ये जब हम जितना जिस चीज़ को अच्छे से समझते हैं ना तो उसको ऐसे व्यक्त करते हैं जैसे हमने ही उसको बनाया है। नहीं, ये इन्वॉल्वमेंट है
ठीक है, ओके। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सवाल। मैच द कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2 को, ये ABC को PQR से मैच करना है, जो कि बहुत ही आसान है। मुझे उम्मीद है आप लोग जल्दी से आंसर करने वाले हो। कम ऑन एवरीवन, कोई बचना नहीं चाहिए, सभी के आंसर्स मुझे मिलने चाहिए, ये मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। कम ऑन बच्चों, जल्दी 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 बताओ। ये दोस्त कह रहे हैं कोई कि सर व्हाट इज़ द फोर्स अट्रैक्टिंग देम। इस फोर्स के विषय में बेटा हम लोग अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्त। इस फोर्स के विषय में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अंकित कह रहे हैं कि हाई थर्मल एनर्जी होगी तो क्या होगा, बहुत दूर फेंका जाएगा, जल्दी से भाग जाएगा, उसमें मूवमेंट बहुत तगड़ा होगा, है ना। जल्दी जल्दी करिए बच्चों, आप लोग सवाल का आंसर करिए फटाफट। कम ऑन। गुड। साक्षी, इशिता, सूर्य प्रकाश, चंद्र, ज्योति, निखिल, अमन, आकाश, राज कमल, मोहित, बीरज सरकार, तनु, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्या बात है। लास्ट 10 सेकेंड्स बच्चों, कम ऑन एवरीवन। टाइम ओवर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स किया आप लोगों ने। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सॉलिड, अगर परफेक्ट सॉलिड है बच्चों, तो अगर परफेक्ट सॉलिड है तो उसके बीच में क्या होता है, एंट्रोपी उसकी जीरो होती है एट 0 केल्विन, बट यहाँ मेंशन होना चाहिए था एट टेम्परेचर 0 केल्विन। तो बट यही उसका मैचिंग होगा, बिकॉज इसके अलावा और कोई फिट नहीं बैठेगा। तो परफेक्ट सॉलिड में ए के लिए हमारा क्या हो बच्चों, क्यू हो गया, राइट। एंट्रोपी विल बी 0 एट 0 केल्विन, ये अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। लिक्विड में दोनों में कोई भी जीरो नहीं होता, बोथ आर मॉडरेट। लिक्विड का आंसर हो गया ये आर, और गैस में आइडियली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होगा, ये पी हो जाएगा। आंसर इज क्यू आर एंड पी, क्यू आर पी। मैं देख रहा हूँ मेरे सारे बच्चों ने सही किया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर है। आप बताना है कि प्रॉपर्टीज जो इसमें लिखा हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स है, जल्दी जल्दी बताना है। ये एक तरह से रिवीजन करा रहा हूँ मैं, ओके। कम ऑन। सॉलिड हैज डेफिनिट मास एंड वॉल्यूम, कम ऑन। इसके आगे बताना है ट्रू है या फॉल्स है। सॉलिड हैज इनडेफिनिट शेप, जल्दी 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 जल्दी। ट्रू फॉल्स, यू कैन से TF, जल्दी जल्दी, कम ऑन। जैसे आप कहना AT तो AT कह दोगे, या AF तो AF कह दोगे, वट एवर। कम ऑन, जल्दी 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 बच्चों। हम लोग क्विज खेलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ताकि क्लास को हम लोग इंटरेक्टिव और अच्छा बना सकें, आपके दिमाग पे अच्छा इंप्रेशन पड़े, और कॉन्सेप्ट्स खूब डिस्कस करेंगे। जैसे हमने थर्मल एनर्जी की बातें किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, प्लाज्मा स्टेट की बातें की। गुड गुड गुड, बहुत बड़े, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। यह बात, तो इसका आंसर है सॉलिड का डेफिनिट मास एंड वॉल्यूम होता है, ये ट्रू बात है। सॉलिड का इनडेफिनिट शेप नहीं होता, डेफिनिट शेप होता है, ये फॉल्स हो गया, टी और एफ। अगला क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स बताइए। सॉलिड हैज शॉर्ट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस, सॉलिड इज कंप्रेसिबल, कम ऑन जल्दी बताओ इसको, सी और डी। Solid has short intermolecular distances, solid is compressible। वाह क्या बात है, मज़ा आ गया यार। तो इतना अच्छा क्लास की शुरुआत, इससे अच्छी शुरुआत तो हो नहीं सकती भाई। वंडरफुल, आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हो। आकाश सिंह हैं, आशीष, अमीशा, अमन, बहुत बढ़िया, बहुत, सरोज, निखिल। तो आंसर इज सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ डिस्टेंस बहुत ही कम और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, ये ट्रू है। ये कंप्रेसिबल नहीं बल्कि इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ये फॉल्स है। नेक्स्ट बच्चों, सॉलिड है शॉर्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, सॉलिड इज रिजिड,
सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फिक्स्ड एंड आर स्टैटिक। जल्दी जल्दी, EFG। और सही होते ही ना आपको खुशी मिल जाए कि यस मैं सीख गया, मैंने कर दिया इसको। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है आप जो महसूस करते हो। अगर आप सीख गए, आप कॉन्फिडेंट हो, आपको आज का लेक्चर समझ आ गया, बस ठीक है। ये सबसे बड़ी बात होती है, उसको एंजॉय करना होगा। हाँ कमॉन बच्चों बताओ। सॉलिड है शॉर्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सॉलिड इज रिजिड, सॉलिड constituent particles are fixed and are static। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बीरज सरकार, पंकज, टीपू, दिशांत, राज, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड्स बच्चों। उत्कर्ष, ये स्क्रीन इतनी जल्दी जल्दी चल रहा है, इतना जल्दी रिस्पॉन्स कर रहे हो आप लोग ना कि मैं नाम मयंक झा, ऋषिकेश नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। इसका मतलब मेरे बच्चे बहुत बढ़िया हैं, दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हो आप लोग। तो बच्चों ये शॉर्ट की जगह यहाँ जिस मीनिंग में वीक लिखा होना चाहिए था, ये फॉल्स है ना। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कमज़ोर नहीं बल्कि बहुत तगड़ा होता है। सॉलिड इज रिजिड, ये बिल्कुल सही बात है। सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फिक्स्ड, ये तो सही है, लेकिन स्टैटिक नहीं होते, वो ऑसिलेट करते हैं अपनी जगह पर, ये हो गया फॉल्स। ये तो सही बात है कि फिक्स्ड होते हैं लेकिन स्टैटिक नहीं होते, दे आर ऑसिलेटिंग एट देयर पोजीशन, ये फॉल्स हो गया। इसमें हो गया फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। ये जो EFG है ये कुछ बच्चों ने गलत कर दिया, वो शायद स्टैटिक को ध्यान नहीं दे पाए, है ना। उद्देश्य कार्ले शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो ये स्टैटिक नहीं होते, ये अपनी जगह पर ऑसिलेट करते हैं। ओके ओके बच्चों, चलिए। सॉलिड बेस्ड ऑन अरेंजमेंट, ये सॉलिड टाइप्स ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन अरेंजमेंट। मैं कहूँ दुनिया में कितने टाइप के लोग हैं, तो कई लोग कई तरह की बातें करना शुरू कर देंगे। जैसे जो गांव में है कहेगा 2 तरह के लोग हैं, एक गांव में रहते हैं, दूसरे शहर में रहते हैं। आजकल कोरोना का प्रकोप है तो कहेंगे 2 तरह के लोग हैं, एक जो जिनको हॉस्पिटल मिल जा रहा है, जिनको हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहा है, जो पैसे से थोड़ा मुसीबत झेल रहे हैं, क्या 2 तरह के लोग हैं, जो अमीर हैं और जो गरीब हैं। तो हमेशा हमारा रेफरेंस डिपेंड करता है। यहाँ रेफरेंस क्या बच्चों, बेस्ड ऑन अरेंजमेंट, सॉलिड के अरेंजमेंट के आधार पे हम सॉलिड को कितने भागों में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अरेंजमेंट, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं वो कैसे अरेंज हैं, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं बच्चों। पहला डिवीजन हुआ, उनको हम बोलते हैं क्रिस्टलिन सॉलिड, और दूसरा बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। ब्रिटिश इंग्लिश में इसको क्रिस्टलाइन बोलते हैं, या अमेरिकन इंग्लिश में क्रिस्टलिन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। ये 2 डिवीजन है बच्चों। दिस डिवीजन इज प्योरली बेस्ड ऑन अरेंजमेंट के आधार पे, जो सॉलिड को अरेंज किया गया, मतलब एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अगर हम एक पर्टिकुलर तरह से अरेंज करेंगे तो क्रिस्टलिन सॉलिड बन जाएगा, और दूसरे तरह से अरेंज करेंगे तो एमॉर्फस सॉलिड बन जाएगा। एमॉर्फस, इसका जरा संधि विच्छेद किया जाए, एमॉर्फस। मॉर्फस में बच्चों फॉर्म होता है, प्रकार, है ना। ए मतलब नॉट, मतलब ऐसा कोई फिक्स प्रकार नहीं है, तो कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, उसको बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। और जिसका फिक्स्ड पैटर्न हो, एक अरेंजमेंट हो, उसको बोलते हैं क्रिस्टलिन सॉलिड। ओके, तो मैं आपको डिस्कस करता हूँ थोड़ा डिटेल में बच्चों इनके विषय में, कुछ एग्जाम्पल के साथ में। तो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का ज़माना है। बड़े बड़े शहरों में जाइए तो हम लोग बिल्डिंग ही देखते रह जाते हैं, नहीं यूँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन जाती है यार, ऐसे बिल्डिंग बन जाती है, डब्बे की तरह खड़ी हो जाती है। कई बार तो इन बिल्डिंग्स में रह रहे लोगों के ऊपर मुझे थोड़ा ख़राब भी लगता है। ये इस बिल्डिंग में पैक होते हैं बिल्कुल,
हम लोग गांव के लोग हैं, खेत खलिहान में रहने वाले लोग, सुबह निकल जाते हैं तो पूरा खेत घूम के आते हैं दूर दूर तक, नहीं। और ये लोग ऐसे बिल्डिंग में, ये पता है एक फ्लैट है, इसमें पैक आदमी, इसमें बाथरूम, किचन, ड्राइंग रूम सब बना होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। और इतनी छोटा नहीं होता, इधर भी होता है, इधर भी होता है, और इतना बड़ा बड़ा होता है ना कि हम लोग इसके एक छोटे से हिस्से में हम लोग पूरे गांव की पॉपुलेशन आ जाती है, नहीं। तो बड़े बड़े शहरों में जाओ, ये तो भाई शहर है, और आदमी जो है यहाँ पे खड़ा होकर देखता है कि भाई ये उसका ऐसे दिखता है, वर्टिकल, यू नो। बाय द वे, मैं क्या बताना चाहता हूँ, मान लो कोई व्यक्ति, आप में से कोई गया मुंबई में, और मुंबई में उसकी नौकरी लग गई, उसको घर से, या सिंगापुर में, जितने साउथ कोरिया चले जाओ, जापान चले जाओ, जो देश छोटे हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर छोटे सिटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो अब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ आएगा, वर्टिकल पे आएगा, मतलब 3 डायमेंशन पे। ये तो भाई लिमिटेड है ना, तो उसको कोई फ्लैट खरीदना है। कल्पना करिए ये फ्लैट खाली है, ये फ्लैट, यहाँ पर ये ऑफिस बनाए रहते हैं सब, अपना ऑफिस बनाए रहते हैं सब बिल्डर, समझ रहे हो आप। यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बिल्डर उसका बैठा हुआ है, जोड़ा चक्कर लेकर के, पैसा वैसा खूब लेने के लिए बैठा हुआ है यहाँ पर। तो ये गए भाई साहब, कह रहे मुझे फ्लैट चाहिए, मान लो इस फ्लैट का नंबर है, फ्लैट नंबर 1115, मेरा ये फ्लैट नंबर है। तो ये कहा कि 1115 खाली है, और यहाँ भी एक फ्लैट यहाँ बनाए रहते हैं सब, डमी फ्लैट इसको बोलते हैं, मॉडल फ्लैट, ये मॉडल फ्लैट है, डमी, ओके। ये भाई साहब कहते हैं कि ये जो आए हैं कि मुझे दिखाइए मेरा फ्लैट कैसा है, तो ये इसमें ले जाता है, कहते हैं इसको देख लीजिए, क्या मतलब, जैसा ये है ना बिल्कुल ऐसा ही ये फ्लैट है, जितना स्पेस, जितना बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, बाथरूम, जो भी स्पेस यहाँ पे है ना, स्टोर रूम जो भी है, उतना ही स्पेस यहाँ पर है। तो ये फिर भी जिद करे मुझे दिखाइए दिखाइए, तो इसको थपड़िया के भगा देगा, भागो यहाँ से, तुमको नहीं देंगे। मतलब इसके पास कस्टमर कमी तो रहती नहीं है, वैसे आजकल थोड़ा मार्केट में रिसेशन चल रहा है, किसी के पास पैसा है नहीं तो उसका मिठाई उठाई खिला के बहला फुसला दिखा दे, अदरवाइज दिखाया तो है नहीं सब। तो क्या कहेगा कि जैसा ये फ्लैट है ना, एग्जैक्टली वैसा ही वो वाला भी है, जैसा ये है वैसा ही वो वाला है, तो तुम इसको ठीक से देख लो, और तुम्हें ये पसंद हो तो वो ले लो जाके, ठीक है, वहाँ मैं लेके नहीं जाऊँगा। मतलब इसको हम, इस छोटे से फ्लैट को हम बोलेंगे, इसको मॉडल बोला था मैं, यूनिट सेल। क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। यूनिट से मतलब रिपीटिंग यूनिट, रिपीटिंग यूनिट, ये वो इकाई है बच्चों जो रिपीट हो रही है। मेरी बात को ध्यान समझना, आपको पूरी बात समझ आ जाएगी, जो रिपीट हो रही है, और जिसको हम लोग चारों तरफ रिपीट कर दें, इधर रिपीट कर दें, इधर, ऊपर, नीचे, और रिपीट करते रहो, लेफ्ट राइट चारों दिशाओं में, ऊपर नीचे भी 6 दिशाओं में, है ना। 6 दिशा मतलब 4 दिशा 2 डायमेंशन में, और एक ऊपर एक नीचे, 6 दिशाओं में कर दो, रेप्लिकेट कर दो, तो पूरा ये अपार्टमेंट बन जाएगा। इसके बाद ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये पूरा अपार्टमेंट बन जाएगा, है ना। तो कहते हैं कि जो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है उसी को बार 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 रखा जा रहा है। तो जिस छोटी छोटी इकाई को, स्मॉलेस्ट यूनिट को, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। तो पूछे यूनिट सेल क्या है, तो छोटी छोटी इकाई जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं और पूरा पैटर्न बन जाता है। बच्चों ये जो मैंने दिखाया ना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलिन सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को पूछे क्या होता है, तो बोलोगे इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। ये जो एक पैटर्न है ना बहुत दूर तक होता है। अभी इस अपार्टमेंट में तो मान लो 100 फ्लोर होगा या 50 फ्लोर होगा, जितना भी होगा, लेकिन जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं बच्चों ना, तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब वी कैंट इमेजिन इट, 10 की पावर 26, 10 की पावर 40, इतने फ्लोर्स कह लो, ऐसे अरेंज होते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। दैट्स वाई मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, इट्स अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है बच्चों, ओके। और इसमें क्या रिपीट करते हैं, यूनिट सेल को, रिपीटिंग यूनिट को, ओके। इसमें हर जगह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक ही टाइप का होता है, एक ही टाइप का। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की एक फिक्स्ड वैल्यू है, निश्चित वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू। और चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की निश्चित वैल्यू बच्चों, आपको पता है ना कि मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके मेल्टिंग पॉइंट की एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, डेफिनेट वैल्यू होगी,
डेफिनिट निश्चित वैल्यू होगी। सारे बच्चे इन सब बातों को नोट करते जाएंगे। मतलब सॉलिड को गरमाएं 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 हम लोग। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। आप लोग समझ रहे हो, रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो मुझे मज़ा आ रहा है। जैसे गरमाएं गरमाएं हम लोग अगर एक निश्चित टेम्परेचर पे ये पूरा सॉलिड पिघल जाएगा। पहले क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, मैं बता रहा हूँ क्या होगा, इसका कैसे होगा, देखिए आप ध्यान से। तो आपको मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड का आइडिया दिया अभी, अब उस आइडिया को मैं थोड़ा एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, थोड़ी हम लोग और उस पर बातें करेंगे। ओके ओके, कम ऑन बच्चों। मैं आपसे ये कह रहा था क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलिन सॉलिड, क्रिस्टलिन सॉलिड। कुछ और डिटेल में बातें इसकी हम लोग करते रहेंगे। इस सॉलिड में क्या होता है बच्चों, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है। बच्चे नोट करते रहेंगे, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है। उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं हम लोग यूनिट सेल। वी कॉल इट एज यूनिट सेल। और उसी को रिपीट करने से पूरा सॉलिड बन जाता है। यहाँ पे क्या मिलता है हमको, लॉन्ग रेंज ऑर्डर मिलता है। ओके, मैंने आपसे कहा कि इतना लॉन्ग, मैंने कहा 10 की पावर 62, इतना ज़्यादा, इट्स नॉट लाइक 50 एंड 60 फ्लोर्स। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मतलब बहुत दूर तक एक ही तरह का पैटर्न आपको नजर आएगा। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चूंकि ये एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, एक ही तरह का पैटर्न नजर मिल रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक फिक्स्ड वैल्यू होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक फिक्स्ड वैल्यू होगा ना बच्चों, और इसलिए इसके मेल्टिंग पॉइंट की एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, डेफिनिट वैल्यू होगी, डेफिनिट वैल्यू होगी। मतलब आप यूँ समझो कि अगर हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को गर्म करें बच्चों, ये उसको हम हीट कर रहे हैं, ऑन हीटिंग, हीटिंग, और इधर देखो उसका टेम्परेचर है, बहुत ध्यान समझना, मज़ा आ जाएगा आपको। टेम्परेचर है, अगर हम उसको हीट करें तो शुरू में उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, लेकिन जब उसका मेल्टिंग पॉइंट आएगा तो यहाँ तक देखो कोई सॉलिड पिघला नहीं है। एक निश्चित टेम्परेचर पे हम उसको हीट तो कर रहे हैं, बट वो पूरा टेम्परेचर यूज करके, पूरी एनर्जी यूज करके वो पिघल रहा है। ये क्या हो गया उसका, दिस टेम्परेचर इज मेल्टिंग पॉइंट, इज ए डेफिनिट वैल्यू, फिक्स वैल्यू, एक निश्चित वैल्यू, पूरा सॉलिड पिघल रहा है। मेरी बात समझ आई बच्चों। ये हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात। अगर इस पूरे सॉलिड को हमें अध्ययन करना हुआ, हमें मान लो बिल्डिंग में, वो अपार्टमेंट में वो फ्लैट खरीदना है, तो इस यूनिट सेल को अध्ययन कर लें। इसमें जो चीज़ें होंगी वहीं हर जगह होंगी। अगर उस यूनिट सेल को हम लोग समझ लेते हैं तो वो पूरा फ्लैट हमें समझ में आ जाएगा, है ना। मेरी बात समझिए आपको। अगर आपको उस यूनिट से मालूम चल जाए कितना स्पेस है, कितना हार्डनेस है, कितनी रिजिडिटी है, कितना मेल्टिंग पॉइंट है, मैं सॉलिड की बातें कर रहा हूँ, तो आपको उस पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड की सारी बिहेवियर को समझ में आ जाएगा। क्लियर। चूंकि यहाँ पे हर जगह फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन एक ही टाइप का है, तो अगर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को चाकू, हर जगह फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन इक्वल है बच्चों, अगर इसको हम चाकू से काटते हैं, ऐसे ऐसे धारदार चाकू है, शार्प शार्प, है ना, शार्प एज्ड, शार्प एज्ड, है ना, हो कोई कटर, उसे इसको काटें, शार्प एज्ड कटर हो, नाइफ हो, काटें उसको, तो काटने पर ये हर जगह फोर्स प्रोटेक्शन इक्वल होगा, तो स्मूथ कट जाएगा, ये रेगुलर कट मिलेगा। इसमें रेगुलर या स्मूथ कटिंग सरफेस मिलेगा, स्मूथ कटिंग सरफेस मिलेगा। मेरी बात समझ गए आप लोग, क्योंकि यहाँ हर जगह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल है, हर जगह बिहेवियर, तो ये सॉलिड को समझना आसान है, मज़ेदार है। इसी को हम लोग बच्चों ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। क्यों, हम जब भी सॉलिड की बात सोचते हैं तो हम ऐसा ही सोचते हैं, एक ऐसा होगा इसमें हर जगह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होगा, उसमें यूनिफॉर्म पैटर्न होगा, उसमें यूनिट सेल होगा, उसी को बार बार रिपीट कर रहे होंगे हम लोग, इट इज़ कॉल्ड ट्रू सॉलिड। नाउ लेट डिस्कस अबाउट द अमॉर्फस सॉलिड। चलिए हम उसकी बातें कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स,
एमॉर्फस सॉलिड। एक ऐसे घर की कल्पना करिए जिसमें 20 तल्ले एक टाइप के हों, फिर बदल जाए, फिर अगले 20 तल्ले एक टाइप के हों, मतलब इरेगुलर, बट इरेगुलरिटी भी मतलब 10-20 तल्ले एक टाइप के हों, फिर कुछ बदल जाए पैटर्न, फिर 10-20-30 तल्ले एक टाइप के हों। तो उसमें भी एक पैटर्न है, बट वो शॉर्ट रेंज तक है, 20 ही तल्ले तक है, फिर बदल जा रहा है, फिर अगले 20 तल्ले कुछ और, फिर कुछ और, फिर ऐसे हो जा रहा है। ओके, तो इसको बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। अब ऐसे अगर कोई अपार्टमेंट हो और उसमें आपको कोई फ्लैट लेना हो, तो उसके लिए कोई मॉडल नहीं बना सकता ना, क्योंकि उसमें कोई यूनिट सेल है ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, नो यूनिट सेल, नो यूनिट सेल। इसमें यूनिट सेल तो है ही नहीं, इसमें रिपीटिंग यूनिट ही नहीं है, नो रिपीटिंग यूनिट, नो रिपीटिंग यूनिट, बल्कि एक शॉर्ट रेंज तक तो हो रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज सॉलिड, शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड। शॉर्ट रेंज तक तो ऑर्डर्ड है, बट उसका ऑर्डर फिर टूट जा रहा है। ओके, इसमें कोई फॉर्म नहीं मिलता है, इसलिए इसको नॉट फॉर्म सॉलिड भी कहते हैं, नॉट फॉर्म। इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्म थ्रू आउट सॉलिड नहीं है। अब चूंकि अब इसमें अब जब उल्टा पुल्टा अरेंजमेंट हुआ है, तो कहीं पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की एक फिक्स वैल्यू न हो करके रेंज होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का रेंज होता है। अब तो आप ये समझ ही गए होंगे कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का रेंज है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छे। मैं आता हूँ, बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ सवाल पूछ रहे हैं। अभी ज़रूरी है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को समझाऊँ, फिर आप लोगों की बातों को डिस्कस करूँ। ओके, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, चूँकि मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। तो जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वहाँ पे जल्दी पिघल जाएगा, जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसको पिघलाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का भी फिक्स वैल्यू ना हो करके रेंज होता है, और कहीं कहीं पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना वीक होता है कि वो रूम टेम्परेचर पे ही पिघलने लग जाता है, मतलब रूम टेम्परेचर ही उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। तो इसीलिए कुछ लोग कहते हैं यार ये कैसा सॉलिड है यार, रूम टेम्परेचर पिघल रहा है, ये तो फ्लो कर रहा है। इसको कई लोग कहते हैं सॉलिड ही नहीं है, मारा गोली इसको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ ये फ्लो करता है एट रूम टेम्परेचर। फ्लो पूरा सॉलिड नहीं है, इसे कुछ कुछ पॉइंट से फ्लो करते हैं, वाई, बिकॉज वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ही कम होगा, राइट। कुछ लोग कहते हैं कि लिक्विड बोलना सही नहीं है, इसको बोलते हैं स्यूडो सॉलिड, कहते हैं इसको सॉलिड बोलना, लिक्विड बोलना बहुत बेइज्जती लग रही है, और सॉलिड बोलना झूठा है। Pseudo मतलब solid, false solid. It is not solid as we have. It's that was crystalline solid was a true solid, but here this one is false solid. Why false solid? Because this flow at even room temperature, because some points they have very low force of attraction. तो इसके melting point का बच्चों क्या है, रेंज है। अब ये भी समझ गए होंगे आप, जिसको हम लोग काटेंगे चाकू ला के शार्प नाइफ से, तो क्या होगा, काटेंगे तो जहाँ पे कमज़ोर होगा वो जल्दी से कट जाएगा, जहाँ हार्ड होगा वहाँ कटेगा नहीं। ऐसे 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 पॉइंट्स मिल सकते हैं, या इरेगुलर कटिंग सरफेस मिलता है, इरेगुलर क्लीवेज सरफेस, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल नहीं है, इसमें इरेगुलर क्लीवेज सरफेस होगा। तो ये अंत नहीं है, ये मैं बस डिस्कस कर रहा हूँ कुछ बातों को। तो क्रिस्टलिन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, जिसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो, एक ही चीज़ बार बार रिपीट करती हो, यूनिट सेल हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डेफिनेट वैल्यू हो, जिसको ट्रू सॉलिड बोल सकते हैं हम लोग, जिसमें यूनिट सेल को पढ़ने के बाद पूरा सॉलिड अपने आप समझ में आ जाए, उसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलिन सॉलिड। जबकि हम एमॉर्फस सॉलिड की बात करते हैं, इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, इसमें पूरा थ्रू आउट कोई पैटर्न रिपीट ही नहीं करता है, नो यूनिट सेल, नो रिपीटिंग यूनिट। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का रेंज होता है, इसमें मेल्टिंग पॉइंट का भी एक रेंज होता है। इसको कट करेंगे तो जहाँ इरेगुलर सरफेस मिलेगा, वाइल इन केस ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड वी ऑब्टेन रेगुलर सरफेस। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने एक फ़ोटो लिया है क्वार्ट्ज का, NCERT उठाया है, बोथ आर क्वार्ट्ज,
बोथ आर SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड, बट जस्ट क्वार्ट्ज सिलिकॉन ऑक्साइड होते हैं, बट जस्ट बिकॉज दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट। मैंने आपसे क्या बोला कि सेम कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं, उनका अरेंजमेंट बदल दिया जाए तो दे विल बी डिफरेंट। इस चैप्टर की शुरुआत में बोला था कि अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बदलने से प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। ओके, प्रॉपर्टीज मेल्टिंग पॉइंट बदल गई, उनका शार्प एजेस बदल गए, और आगे हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। बच्चों देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो कि देखो आप ये ये देख सकते हो कितना इनमें पैटर्न बिल्कुल फिक्स है, नहीं फिक्स पैटर्न है। बट यहाँ पे देखो आप ये यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ वॉल्यूम है ना, स्पेस कम है, यहाँ स्पेस ज़्यादा, यहाँ स्पेस बहुत कम हो गया, यहाँ और भी कम हो गया, यहाँ इरेगुलरिटी है, रेगुलरिटी है, बोथ आर सेम। ये क्या हो गया, एमॉर्फस, ये क्या हो गया, क्रिस्टलिन, है ना। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ रहे होगे। नेक्स्ट है आइसोट्रोपिक एंड एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़। ये बात मैं आपको आज की क्लास की आखिरी बात है, इसमें और बहुत सारी बातें मुझे करनी है, मज़ेदार बातें। एक चूहे कहानी सुनाता हूँ। ये जो बिल्डिंग है बच्चों, अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग है ना, इसमें दो चूहों ने तय किया कि भाई जैसे कुत्ते नहीं होते हैं, कुत्तों का अपना इलाका हो जाता है, तो उनका ये है कि एक कुत्ते के इलाके में दूसरा कुत्ता आया, वो अपने मौत से खेल रहा है, नहीं दौड़ा लेते हैं सब, बहुत बुरा दौड़ा लेते हैं। और क्या हुआ कि ये चूहों ने तय किया, एक ही फ्लैट में चले गए, भाई देखो मैं अपने ऊपर जाऊंगा, अपने सीधे में, तो मेरी तरफ मत आना, मैं तुम्हारी तरफ नहीं आऊँगा। और ये इधर चला गया, ठीक है। और दोनों एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऊपर जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहा है, और छत पे मिलके सब बात करेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा इनका, एक डायरेक्शन में जाना है इनको, मज़ेदार बात देखो, है ना। और इनको छत पे बैठ कर डिस्कस करना है, एक्सपीरियंस शेयर करना है। ये चूहा नंबर 1 माउस 1, ये चूहा नंबर 2 माउस 2, ये दो चूहे हुए ऊपर गए हैं, चिंकी पिंकी दो चूहे, ओके। तो मान लो ये जो है ये जो है बाथरूम में घुस गया है, बेचारा ये तलाशता रहा है कभी कुछ खाने को मिलेगा। तो आप जानते हैं कि ये बिल्कुल एक फिक्स पैटर्न बना है, बाथरूम के ऊपर, 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 बाथरूम के ऊपर। यहाँ कैसे बहुत गंदे रहते हैं, पूरा अपार्टमेंट में बहुत गंदे रहते हैं सब। ये जो है मान लो किचन में चला गया, इसको किचन 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 कई तरह का आइटम खा के आया, ऊपर आके लुढ़क गया, कह रहा मेरा पेट फूला जा रहा है, बहुत ज़्यादा आइटम खा लिया हूँ मैं, समझ रहे हो आप। तो अब इन दो अलग अलग लाइंस में प्रॉपर्टीज़ क्या हुई बच्चों, अलग अलग, इसका एक्सपीरियंस अलग है और इसका एक्सपीरियंस अलग है। किस तरह के सॉलिड की बात कर रहा हूँ मैं, क्रिस्टलिन सॉलिड। तो क्रिस्टलिन सॉलिड में अलग अलग लाइन के अलोंग प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, अलग अलग है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट प्रॉपर्टीज along different directions। ओके, तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन पर डिपेंड करती, दिशा पे डिपेंड करती, तो वो तो इन दोनों के लिए अलग अलग हो गया। तो क्रिस्टलिन सॉलिड में वो जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एनसीईआरटी में दो नाम दिया है, एक इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का नाम दिया है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जो कि डायरेक्शन डिपेंड करता है, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं एनसीईआरटी की एग्जांपल्स को कई बार यूज कर लेता हूँ, बिकॉज उनके एग्जाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, तो मेरा एक मन में रहता है कि ऐसा कुछ पढ़ाऊँ कि आपके एग्जाम के सवाल पक्का बन जाएं। तो बच्चों वो प्रॉपर्टीज जो डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं, वो क्रिस्टलिन सॉलिड में अलग अलग होंगी, डिफरेंट होंगी। क्यों, इनमें अलग अलग लाइन के अलग बातें अलग अलग हो जा रही हैं, और इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं एनआइसोट्रोपिक, एनआइसोट्रोपिक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रोपिक। क्यों, अब संधि विच्छेद देखो आपको, क्यों एनआइसोट्रोपिक, ट्रोपिक मतलब एन मतलब नहीं, आइसो मतलब इक्वल, नॉट इक्वल, ट्रोपिक मतलब डायरेक्शंस, ये अलग अलग डायरेक्शंस में इक्वल नहीं है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अलग अलग डायरेक्शंस में प्रॉपर्टीज इक्वल नहीं है, तो क्या बोलेंगे, एन आइसोट्रोपिक सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रोपिक। जब भी आप इनको भूल जाओ तो
चिंकी मिंकी को याद करो, दो चूहों को, दोनों का एक्सपीरियंस कितना बुरा रहा। नहीं, ये तो खा खा के अपना लोटपोट है, मज़ा आ रहा है इसको, कह रहा भाई दोबारा फिर जाऊंगा मैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, तुम अपने इलाके में रहो। ठीक है बच्चों। अब दूसरा समझिए आप, अगर ऐसी बिल्डिंग हो जिसमें रेंडम हो, रेंडम मतलब मान लो एमॉर्फस टाइप का बना हो, है ना, 4 तल्ला कुछ और, 4 तल्ला कुछ और, तो क्या हुआ, मान लो ये मिंकिया ऊपर गया, चिंकी चिंकी ऊपर गया, पहले ड्राइंग रूम मिला, इसको देखते ही सब दौड़ा लिए झाड़ू लेके, जान बचा के ऊपर भागा, ऊपर गया तो मान लो बाथरूम है, फिर बाथरूम में कह रही यार सब सरियल है बाथरूम में, ऊपर आया उसको हलवा मिल गया, ऊपर आया उसको कुछ काजू वजू मिल गया, खा पी के मस्ती से ऊपर आ रहा है, ऊपर गया बेडरूम मिला, फिर दौड़ा लिए से ऊपर आ गया जान बचा के। वैसे ही इसका, तो जब हम बहुत कई फ्लोर हो, कितने फ्लोर, 10 की पावर 60 फ्लोर्स हो, और ये इरेगुलर अरेंजमेंट है, तो ऑन एन एवरेज हर लाइन के लॉन्ग प्रॉपर्टीज एक ही टाइप की मिलती हैं। तो बच्चों जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं, आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक, आइसो मतलब इक्वल, ट्रोपिक मतलब डायरेक्शन। कौन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। क्यों, इनमें इरेगुलर अरेंजमेंट है, तो अलग अलग डायरेक्शन में जाने पर ऑन एन एवरेज वो काम हो जाता है। ये कई बच्चे इसको गलत कर देते हैं, वो क्रिस्टलिन सॉलिड को आइसोट्रोपिक समझ लेते हैं। ठीक है, तो पूछा जाए आपसे कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस अलग अलग दिशाओं में किस में सेम होगा, क्रिस्टलिन में कि अमॉर्फस में। हो सकता है सवाल जेईई मेन में नीट में आने वाला हो इस बार, तो क्या बोलेंगे आप, ये आपके टाइम में आएगा, बोलोगे ये अलग अलग डायरेक्शंस में इक्वल होगा एमॉर्फस सॉलिड में बिकॉज ऑफ ऑन एन एवरेज। ओके, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, और ये मेरी वजह से नहीं, इस हमारे चूहों की वजह से, है ना। मैं आपको एक छोटी सी बात 1 मिनट और लूँगा कह के अपनी क्लास को समाप्त करूँगा। मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों को पढ़ाने में, आई हैव एंजॉयड अ लॉट, यू नो, बहुत मज़ा आया। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे घर से पढ़ाने का मौका मिला हुआ है, आई कैन टीच यू फ्रॉम हियर। बच्चों देखो, मैं क्रिस्टलिन सॉलिड बनाता हूँ, ए बी ए बी ए, देखो रेगुलर अरेंजमेंट, बी ए बी, रेगुलर अरेंजमेंट, ए के बाद बी आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, ए और बी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं, ए के बाद बी आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, रेगुलरली हमने इसको अरेंज किया। यहाँ पे मैं एमॉर्फस सॉलिड लेता हूँ, ए बी बी हो गया, फिर बी ए, देखो उल्टा पुल्टा कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखो फिर से यहाँ पर ए बी, ये बी ए बी ए बी, ये एमॉर्फस हो गया। अब वो ध्यान से देखना आपको पूरी बात मेरी समझ में आ जाएगी। इसमें अगर मैं एक लाइन खींचूं बच्चों ऐसा ऐसा, और एक लाइन खींचूं मैं ऐसा, ये देखो ये लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 2, और एक लाइन में खींचूं ऐसा, लाइन नंबर 3। आप देखो लाइन नंबर 1 का क्या एक्सपीरियंस है, बी 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 बी, लाइन नंबर 1 का एक्सपीरियंस है, इसको बार बार बी मिल रहा है, बी 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 बी। 2 के अलॉन्ग क्या मिल रहा है, ए 3 के अलॉन्ग क्या मिल रहा है, बी ए। क्या तीनों का एक्सपीरियंस बराबर है, बिल्कुल नहीं। ये कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों, एन आइसोट्रोपिक। ये किसके लिए था, हमारा क्रिस्टलिन सॉलिड के लिए था। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आपसे गलती नहीं होगी। बहुत बच्चे क्रिस्टलिन सॉलिड को आइसोट्रोपिक कर लेते हैं, लेकिन आपको समझना, देखो यहाँ देखो उल्टा पुल्टा है, और धन तो ये 1 2 3 4 नहीं है ना, ये बहुत ज़्यादा है। तब जब हम खींचेंगे, जैसे मैंने मालूम मैं ऐसे खींचा, मैंने ऐसे खींचा, मैंने ऐसे खींचा, कुछ भी कर लेता हूँ मैं, जैसे उसमें किया था मैं, है ना, 2 लाइन लिया था, यहाँ पे 2 लाइन लेता हूँ, है ना, बहुत लाइन हो तो फिर क्या होगा बच्चों, बहुत ध्यान देना। अगर बहुत ज़्यादा लाइन दो, बी मिला ए मिला, और लंबा हो तो ए बी मिलना शुरू हो जाएगा, ए बी, तो मतलब इसमें ए बी, मतलब इसमें अगर बहुत लंबी लाइन हो, कई फ्लोर हो, तो ऑन एन एवरेज एक ही तरह की प्रॉपर्टी मिलना शुरू हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ आइसोट्रोपिक एंड बिकॉज इट इज़ एमॉर्फस सॉलिड। तो मुझे उम्मीद है आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि अगर
क्रिस्टलिन सॉलिड होगा दैट विल बी एनआइसोट्रोपिक, एमॉर्फस सॉलिड होगा तो वो आइसोट्रोपिक होगा। इसमें और बहुत सारी बातें मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक छोटा सा क्विज कर लेते हैं, आज की क्लास नहीं, मैं कल क्विज कराऊंगा, ठीक है। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हम लोग बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, इसको आप इसकी सफलता, इसको अच्छा बनाना हम लोगों को अप्रिशिएट करने का जो एक तरीका हो सकता है वो यही हो सकता है कि आप अच्छे से पढ़ें, सीखें और रिस्पॉन्ड करें। और जब आप लोग रिस्पॉन्स करते हैं तो लगता है हमारी पूरी मेहनत सफल हो गई। ठीक है, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।